दोस्तों नमस्कार। मैं दीपेन चौबे। इस नए होप कास्ट में आपका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने कहा था कि हम अपने होप कास्ट में कोशिश करेंगे कि एक न एक कंट्री के बारे में, वहाँ क्या प्रॉब्लम है, वहाँ की क्या अच्छाइयाँ हैं, वहाँ की क्या बुराइयां हैं, उसके बारे में बात करें। और वो बातचीत उनके माध्यम से करें जो उस कंट्री के एक्सपर्ट हैं, या जो भी लीगल टर्म या लीगल समस्याएं चल रही हैं, या जो लीगल प्रॉब्लम है उसके भी जो जानकार है, उनसे उस कंट्री के ऊपर बातचीत करेंगे। तो आज के इस कास्ट में हम बात करने जा रहे हैं एमबीबीएस इन नेपाल। एमबीबीएस इन नेपाल आपको पता है पिछले 2 सालों में इस कदर डिमांड में आया है कि उसके 518 सीट्स के बदौलत तकरीबन डबल बच्चे वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें से 518 बच्चों का एडमिशन हो रहा है। और नेपाल के तकरीबन जितने भी कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो फुल जा। लेकिन इस बीच में कई ऐसी समस्याएं आई जिस पे बातचीत करना और जिसके बारे में उन एक्सपर्टों की राय लेना जरूरी हो जाता है। क्या वो समस्याएं जिनमिन थी या फिर फैब्रिकेटेड था। जैसे नेपाल में बोला जाता है कि नेपाल का एजुकेशन क्वालिटी, मेडिकल एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छा है। मैं कोट करना चाहता हूं और इस पे बात भी करूंगा कि 3 फरवरी 2024 को वहां के रेपुटेड एक न्यूज पेपर है जिसका नाम काठमांडू पोस्ट है, जिसने एक आर्टिकल छापा था जिसमें ये लिखा कि नेपाल का जो मेडिकल एजुकेशन है उसको कंप्लीट करने के बाद नेपाल में 50% बच्चे भी लाइसेंस का एग्जामिनेशन पास नहीं कर पा रहे हैं। और वो पास नहीं कर पाने का वजह भी बहुत सारे एक्सपर्ट से भी पूछा गया, जिसमें नेपाल मेडिकल काउंसिल के सेक्रेटरी का भी अपना रिप्लाई है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे भगवान कोइराला, डॉक्टर भगवान कोइराला, उनका भी रिप्लाई है। और उनका कहना था कि नेपाल में बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर या टीचिंग क्वालिटी नहीं है, जिसका देन है कि नेपाल में 50% भी बच्चे एमबीबीएस की लाइसेंस एग्जामिनेशन पास नहीं कर रहे हैं। ये बात उस आर्टिकल में यही तक नहीं रुकी, उसमें यह भी कहा गया था इसके पहले कुछ साल, 2-4 साल पहले ये पासिंग परसेंटेज 70% था। खास करके 2022 की बात की गई है जिसमें पासिंग फेलियर परसेंटेज 58% था। तो क्या सच्चाई है, क्या इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड है, क्या वहां पे जो हम सीट का बुकिंग अमाउंट देते हैं उस सीट्स का कंफर्मेशन है, क्या प्रोविजनल लेटर आता है तो उस प्रोविजनल लेटर के बिहाफ पे आपका एडमिशन कितना परसेंट कंफर्म है, क्या आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज में कितने सीट्स हैं। नेपाल में खास करके मैक्सिमम कॉलेज में 33 सीट्स है। कुछ कॉलेजेस है जहां पे आपको 50 सीट्स है। लेकिन कॉलेज आज के डेट में 33 सीट्स के अगेंस्ट में तकरीबन 200 से 250 बच्चों से टोकन अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं। वो भी टोकन अमाउंट तब डिपॉजिट करवा रहे हैं जो एडमिशन से 5 से 6 महीने पहले डिपॉजिट हो रहा है। और एडमिशन उन बच्चों में से काफी बच्चों का नहीं होने के बावजूद भी वो पैसे रिफंड होने में तकरीबन सालों लग जा रहे हैं। इसका जवाबदेह कौन है। तो ये तमाम तरीके हैं। नेपाल की एलिजिबिलिटी पे बात होगी, नेपाल के लाइसेंस प्रोसेस पे बात होगी, क्या नेपाल गवर्नमेंट फॉरनर्स को वहां लाइसेंस एग्जामिनेशन देने दे रही है, क्या नेपाल में जो एग्जिस्टिंग प्रोविजनल लाइसेंस की व्यवस्था है उसको एनएमसी मानेगी या नहीं मानेगी। इस सारी चीजों पे हम लोग आज का होपकास्ट का शुरुआत करेंगे और इसी को केंद्र बिंदु मान के हम लोग बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के सिलसिले में जो हमारे गेस्ट हैं, जाने माने लोग हैं जो नेपाल के मेडिकल एडमिशंस के बारे में काफी गहरी पैठ रखते हैं। तो मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा सुदीप नायक जी को, जो WRC कंसल्टेंसी के फाउंडर हैं, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये नेपाल से हैं और काफी रेपुटेड कंसल्टेंट रहे, इनका पास रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। और दूसरे जो मेरे गेस्ट होंगे वो प्रकाश गुप्ता जी हैं। ये भी नेपाल को बहुत करीब से जानते हैं, नेपाल को बहुत दिन से वहां नेपाल के एमबीबीएस का प्रमोशन से लेके बहुत सारे एडमिशंस का ट्रैक रिकॉर्ड इनका रहा है। ये सिलीगुड़ी से हैं, इनका काफी पकड़ नेपाल में है। इनका जो कंपनी है उसका नाम ब्राइट एजुकेशन सर्विसेज है। लेकिन इन लोग से जो सवाल जवाब करेंगे, या मैं मेरे साथ जो मेरे अपने जो दोस्त हैं जो इस एनएमसी के रूल्स रेगुलेशन को काफी करीब से जानते हैं और आप उनके मेरे कई होपकास्ट में सुन चुके हैं, मिस्टर रवि कौल साहब हैं जो एडमिशन एडवाइजर के डायरेक्टर हैं। और आज के होपकास्ट में
मिस्टर डीएन त्रिवेदी साहब हैं। डीएन त्रिवेदी साहब के बारे में मैं बता दूं कि ये वन ऑफ द पाइनियर चाइना कंसल्टेंट हैं। जब चाइना इंडिया में कोई नहीं जानता था उस समय से ये चाइना को इंडियन मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं। काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोवेल करके नोएडा में है, वो भी आज नेपाल के इस हुक्कास्ट में, एमबीबीएस नेपाल के हुक्कास्ट में वो भी शामिल है। हम लोग कोशिश करते हैं कि नेपाल के एमबीबीएस एजुकेशन कितने हद तक अच्छा है, क्या बुराइयां हैं, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, या नेपाल में एमबीबीएस करना, भारतीय बच्चों को नेपाल में एमबीबीएस नहीं करना चाहिए। तो इन सारे एक्सपर्ट से हम लोग राय लेते हैं और कोशिश करेंगे कि आप इस पॉडकास्ट को सुनने के क्रम में अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप तक इस तरह की खबरें पहुंचते रहे और आप अपने आप को अपडेटेड रख पाए। तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं अपने एक्सपर्ट से, अपने गेस्ट से, जो इस फील्ड के नेपाल एमबीबीएस के एक्सपर्ट हैं। तो सुदीप जी, आपसे शुरू करते हैं। काठमांडू पोस्ट में ये आर्टिकल आने के पीछे वजह क्या है कि उसने 50% बच्चों को बोला कि पास करने लायक नहीं है, और नेपाल के जो मैक्सिमम मेडिकल एजुकेशन जो कॉलेजेस हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। ऐसे काठमांडू पोस्ट में आर्टिकल लिखने के पीछे क्या वजह हो सकता है? पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहता हूँ। इतने बड़े पैनलिस्ट के सामने मैं बैठा हूँ और ये सबसे बड़ी बात है, आज नेपाल से भी ज्यादा मुझे खुशी है कि मैं आप लोग के बीच में कुछ अपने जो भी इंफॉर्मेशन नेपाल के बारे में रख पा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं दीपेंद्र सर आपको, रवि सर और डीएन त्रिवेदी भैया आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, और साथ ही प्रकाश भाई साहब को मैं यहीं से नमस्कार करना चाहता हूँ। सबसे आपने जो मुद्दा निकाला नेपाल मेडिकल काउंसिल और जो लाइसेंस का, पहला चीज तो मैं ये बता दूं, जो लाइसेंस का आप बात कर रहे हैं शायद आप बात कर रहे हैं नेपाली बच्चे का, करेक्ट है ना सर? एग्जैक्टली। क्योंकि इंडियन बच्चे का उसमें नेपाल में क्या प्रावधान है, जो इंडिया में अभी आप जो बोल रहे हैं लोकल स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट आएगा, ये सब चीज वो नेपाल में पहले से ही है। जो नेपाली स्टूडेंट किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं, पहले तो एडमिशन से पहले उनको जो क्वालिफाइंग एग्जाम, जो अभी सीई हम लोग बोल रहे हैं, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो इंडिया में कुछ साल पहले से आपको नीट हो रहा है, वो नेपाल में बहुत सालों से चल रहा है, ये आप जानते हैं। मुझे लगता है ये 20 साल पहले से ही कि नेपाल के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के टाइम में एक फिल्टर किया जाता है, क्वालिफाइंग एग्जाम, जिसको हम लोग सीई बोल रहे हैं। उसके बाद 4.5 साल थ्योरी और 1 साल इंटर्नशिप, ये चीज भी हम लोग को जानकारी कि ये मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन नेपाल में इंडियन स्टैंडर्ड का है। उसके बाद भी एक नेपाली स्टूडेंट के लिए नेपाल गवर्नमेंट ने एक कैप लगा के रखा है कि अगर आप कहीं भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं आपको लाइसेंस लेना होगा। उस लाइसेंस के लिए एग्जाम देना पड़ेगा, जिसको हम लोग नेपाल मेडिकल काउंसिल लाइसेंस एग्जाम बोलते हैं। करेक्ट सर? हम लोग उसी मुद्दे पे शायद आज बात कर रहे हैं। तो मैं पहला चीज ये बता दूं कि जो बात हम लोग कर रहे हैं नेपाली स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रकाश, आप भी नेपाल को बहुत दिन से देख रहे हैं और काफी आपके बच्चे वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या इसमें सच्चाई, कितनी सच्चाई है कि नेपाल के कितने % ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनका जो एजुकेशन क्वालिटी है काफी वर्स्ट है, या इंफ्रा वाइज कहें, या हॉस्पिटल वाइज कहें, या फैकल्टी वाइज कहें, तो आप 10 में कितने % ऐसे इंस्टीट्यूशन को मानते हैं कि वहां पे सच में इंडियन बच्चों को एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? आइए उस दौर में मैं बात कर रहा हूँ कि नेपाल के हर कॉलेज इंडियन बच्चों से फुल चल रहा है। सो मेन क्या है, पहला चीज है नीट का स्कोर। इफ द स्टूडेंट्स इज अबव बिलो 200 वो लोग क्वालिफाई नहीं होते हैं। इफ यू सी अबव 200 तो आप देखेंगे हर कॉलेज का परफॉर्मेंस है डबल डिजिट। बच्चे हैं 120, पास हुए 10 स्टूडेंट्स। तो ये भी जिस चीज पे हम फोकस करते हैं कि नेपाल का एजुकेशन सिस्टम सिलेबस इंडिया से मैच करता है, और इंडियन सारी पैटर्न है, डिजीज पैटर्न सिमिलर है, फूड हैबिट्स लगभग सिमिलर है, सिलेबस या बुक्स के राइटर सारे इंडियन राइटर्स या जो इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं वही चीज वहां पे पढ़ाया जाता है। उसके बावजूद भी अगर एफएमजी का रिजल्ट, चूंकि आपने एफएमजी का रिजल्ट पहले ही छेड़ दिया तो इस टॉपिक को यहीं पे हम लोग बात करेंगे, तो इसका मतलब अगर बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब उस इंस्टीट्यूशन में जेन्युइनली
पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि दूसरे कंट्री से हम नेपाल की कंपेयर करने नहीं जा रहे। मैं नेपाल एक, हाँ, तो क्या वहां पे बच्चे नहीं, वहां का रिजल्ट उठा के देखिए आप, हर कॉलेज की हालत वैसे ही है एफएमसी में, इवन इंक्लूडिंग आईयूएम को मैं मिला दूं, गवर्नमेंट कॉलेज है, बीपी कोइराला को मिला दूं, उसका भी रिजल्ट उठा के देखिए। तो क्या सच में ये मान लिया जाए कि वहां पे टीचर्स या फैकल्टी हैं इतने कैपेबल नहीं है जो बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, एफएमसी रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? सर इसमें आई एग्री विथ यू, 40% फैकल्टीज उतने नहीं है या बच्चे केपेबल नहीं है। ठीक है, सिलेबस वाइज देखेंगे, केयू का सिलेबस अलग है, टीयू का अलग है, पठान का अलग है। बच्चे कैपेबल नहीं है, ये भी सवाल, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने कि बच्चे कैपेबल नहीं है, इसमें भी दम है। तो इसको कैसे नेपाल में आपको तय करेंगे कि बच्चे कैपेबल है कि नहीं है? 107 वाले का तो एडमिशन हो जा रहा है सर एडमिशन और पढ़ाई एंड ऑफ द ईयर आफ्टर 4.5 ईयर वो रिजल्ट है। एडमिशन तो आपको 101 एग्जाम बैठेंगे तभी क्वालिफाई हो, लेकिन आपको 4.5 ईयर्स के बाद देखना कितना बच्चे निकलते हैं। अच्छा, तो फिर मतलब नेपाल में कि एडमिशन देना है, मतलब उनको क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए, ऐसे मान लिया जाए? बच्चे को चाहिए खाली कि दो चीज है सर नेपाल इंडिया से, जो आदमी का सोच, एक पेरेंट्स सोचते हैं मेरे घर में मेरा बेटा डॉक्टर है तो हमें भी डॉक्टर बनाना है, तो वो सोच के आते हैं। मैं रवि सर से पूछूंगा, क्योंकि रवि सर ने सुदीप भाई, क्योंकि रवि सर का जो कॉल क्वेश्चन होगा आप ही लोग से होगा, कि रवि सर आप पहले क्वेश्चन का मुझे लगता है कि आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, हम लोग क्वेश्चंस क्या था, आंसर तो मैं चाहूंगा उस पे पहला क्वेश्चन जो हम लोग का था, क्या स्टैंडर्ड ऑफ नेपाल के कॉलेजेस उस लेवल के है कि नहीं, इंडियन बच्चे जाने लायक है कि नहीं, आपका जो प्रश्न था, क्योंकि नेपाल के बच्चे ही वहाँ लाइसेंस में पास नहीं हो रहा, तो मैं इस पे थोड़ा सा प्रकाश देना चाहूंगा, फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी क्वेश्चंस पे हम लोग को जाना चाहिए। ठीक है, पहला चीज तो मैं आपको बता दूं, नेपाल का एजुकेशन स्टैंडर्ड रैली में बहुत ही अच्छा है। हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे हैं यूएसए से, हम लोग यूके से, हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे हैं नॉर्वे से, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं जो हम लोग के नेबरिंग कंट्री से। मैं फिर बता दूं, नेबरिंग कंट्री से क्या नेपाल का एजुकेशन स्टैंडर्ड है या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, कितना स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन एरिया, कितने फैकल्टी है, सपोज एक पीजी के सीट के लिए, जो एमडीएमएस के लिए कितने प्रोफेसर चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए, कितने लेक्चरर है, उनका क्या बायोडाटा है, कितने नंबर ऑफ सीट्स है। आपको मैं बता दूं, नेपाल में एजेंसीज बहुत है, जैसे मेडिकल एजुकेशन कमीशन आपने सुना होगा। इस एजेंसी का काम क्या है, हर कॉलेज को इंस्पेक्शन हर साल करती है कि सही में उसके पास उतने फैकल्टीज है कि नहीं, उस लेवल का इक्विपमेंट्स जो भी चाहिए अपडेटेड है या नहीं है, और सिलेबस भी आप देखेंगे तो अपडेट हो रहा है। ऐसा नहीं है इंडिया जितना रैपिडली हो रहा है, बट क्या है, आपको काफी अपडेट हो रहा है आपको। तो आप देखेंगे हर कॉलेज का, अगर हम लोग एक कोई भी नेबरिंग कॉलेज का डाल लीजिए, अगर आप आईओएम, हम लोग सब लोग जानते हैं आईओएम बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है पूरे इंडिया में, या बीपी कोइराला जो सब लोग जानते हैं, एम्स का एक्सटेंडेड प्रोग्राम एक समय में बोला जाता था, एम्स ने ही आके यहाँ पे अपने फैकल्टीज डाल के खोला। एम्स बीपी का ही और आईएम का हम लोग अगर एग्जाम्पल ले ले, आप देखेंगे बीपी कोइराला मुझे नहीं लगता है कि 400-500 एकड़ से कम होगा, अगर एकड़ में हम लोग बात करें। सही है ना दीपेंद्र सर, 400 एकड़ में होगा, आप विजिट किए हैं उसको? ठीक है, मिनिमम होगा 400 एकड़ में। उस 400 एकड़ में आप देखिए जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस लेवल का लैब है, जिस टाइम में वो बना बीपी कोइराला, उस टाइम में आपको याद होगा पूरे सराउंडिंग्स के, और अभी भी बहुत सारे सराउंडिंग्स के, बिहार से जो सटे हुए जितने भी है, पहले वेस्ट बंगाल से जो भी पास में था, मैं आज की नहीं बात कर रहा हूँ, साल पहले की, लोग वहां पे जाते थे हेल्थ केयर के लिए। उस लेवल के इंस्टीट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो एमबीबीएस का सीट कितना, तो 100। किसी भी नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस में आपको उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या उससे थोड़ा कम हो, 100 से ज्यादा इंटेक नहीं। उस 100 में भी एक पैरामीटर है सर, उसमें भी उनके पास कितना फैकल्टीज है वो बहुत मैटर करता है। आपके पास कितने फैकल्टी, अगर आपके शॉर्टेज हो रहे हैं वहां पे, आप अगर देखेंगे हर कॉलेज में कि कुछ सालों से बायोमेट्रिक अटेंडेंस चल रहा है, जो आपके इंडिया में निकला था घोस्ट अटेंडेंस, घोस्ट फैकल्टी,
घोस्ट फैकल्टी नहीं है वहां पे, आपको बायोमेट्रिक रहेगा, वो डायरेक्ट है यूनिवर्सिटी से आपको। तो वहां 100 सीट से ज्यादा नहीं, बीपी जैसे इंस्टीट्यूशन जहां मुझे लगता है 200-300 मिनिमम एमबीबीएस। बताने की कोशिश करो, नहीं मैं बता रहा हूँ, देखिए नहीं, यहाँ पे अगर 50% बच्चे नेपाल के बच्चे कॉलेज में पास नहीं हो रहे हैं जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, 50% उसमें जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है, एनएमसी के सेक्रेटरी से लेके फॉर्मर प्रेसिडेंट तक का, उनका ये नहीं कहना है कि नेपाल के सारे कॉलेजेस, नेपाल के उनका कहना है मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं है, वो पढ़ाई नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर इस पे अगर आगे मैं जोड़ूं तो आपको 2019 में नहीं मैं बताता हूं, नहीं आपको मैं बता रहा हूं, ये तो 2022 की बात 24 की बात बता रहा हूं जो आर्टिकल छपा है। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो फॉर्मर सेक्रेटरी थे, उनका नाम था जयराम गिरी, उनके प्रेसिडेंसी में, उनके प्रेसिडेंटशिप में एक कमेटी को फॉर्म करती है मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए। उस समय अभी एमईसी बनने वाली थी और तकरीबन 1 महीना पहले बनी हुई थी। जो नेपाल में मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में जो जितने भी पॉलिटिकली गुंडागर्दी चल रहा था, फैकल्टी के नाम पे, पैसे ज्यादा लेने के नाम पे, उसने बहुत अच्छा रिपोर्ट दिया है गवर्नमेंट को, लेकिन वो रिपोर्ट अभी भी आपको इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट नहीं किया है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए और एक्स्ट्रा पैसे के लिए जो गवर्नमेंट ने फीस दिया है वहां पे, उससे ज्यादा पैसे कई कॉलेजेस में, मैं उस कॉलेज का नाम नहीं लिखा हूं क्योंकि जबकि उसमें कॉलेजों का नाम भी लिखा गया है, उसके चेयरमैन का भी नाम लिखा गया है, और उस समय के तत्कालीन जो आपको मेडिकल डेंटल जो एसोसिएशन, उसके प्रेसिडेंट का भी नाम उसमें मेंशन है, कि लोगों ने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। लोगों ने कहा कि भाई आप फॉरेन नेशनल का सीट्स बढ़ा दो, अगर आप फॉरेन नेशनल का सीट्स बढ़ाओगे तो हम डबल पैसे इंडियन करेंसी में मैं लूंगा, और तब जाके हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिटी नेपाल का कितना बढ़िया हो सकता है। तो इसमें तो कई डाउट नहीं कि नेपाल में ठीक है 19-20 कॉलेजेस हैं, लेकिन 19-20 कॉलेजों की पढ़ाने की जो फॉरेन नेशनल या डोमेस्टिक क्षमता है वो तो सबके पास नहीं है। नेपाल में बहुत बेहतर कॉलेजेस हैं, जैसे आपने बोला IOM गवर्नमेंट में, बीपी कोइराला, प्राइवेट में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसका अच्छा रिजल्ट रहा है, अच्छे पढ़ाई फैकल्टी अच्छे हैं, लेकिन क्या सारे कॉलेजेस में, मेरा सवाल है एक लाइन का आंसर में, क्या सारे कॉलेजेस में इंडियन बच्चों को जाके एडमिशन लेना चाहिए नेपाल में, या कितने परसेंट कॉलेजेस में नहीं ले? कॉलेज का नाम आप मत लीजिए, कॉलेज का नाम मत लीजिए, आप सिर्फ परसेंटेज में बता दीजिए, आप दोनों लोग कितने परसेंट नेपाल के कॉलेजेस में फॉरेन नेशनल को नहीं जाना चाहिए? नहीं, मेरा भी मानना क्या है, सारे कॉलेजेस उस लेवल के नहीं, देखिए नेपाल के मिनिमम 10, मतलब मिनिमम 10 कॉलेजेस में पढ़ने जाना चाहिए। मतलब 10 में नहीं जाना चाहिए, 10 मतलब 10 में नहीं जाना चाहिए, दिल्ली 4-5 कॉलेजेस है। प्रकाश नाम लेंगे क्या उन कॉलेजों को? हो सकता है बच्चों के लिए उस कॉलेज को चूज करने में आसानी हो, क्योंकि आप ही 2 लोग हैं जो नेपाल के एक्सपर्ट हैं। नहीं, उन्होंने परसेंटेज बोला, परसेंटेज बोले सर। ओके, 10% कॉलेजेस में नहीं जाना चाहिए, परसेंटेज 10 का सर। अच्छा, 10% में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? सर वक्तारे पे नाम भी लिया जाएगा। नहीं जाना चाहिए, जिन्होंने हिम्मत की आगे आने की, सबसे पहले ये है, ये बहुत बड़ी चीज इसके है। लिए इनके लिए सैल्यूट। बहुत, चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। अब रवि सर, आपका जो इतने सारे एम्बेसीज को लिखे आप, नहीं जाना चाहिए, 10% कॉलेजेस में पढ़ने से आपको नहीं जाना चाहिए, 10% में नहीं जाना। ओके, राइट। सुदीप भाई, आप 10% से एग्री हैं कि इसको कम करेंगे, ज्यादा करेंगे? सुदीप सुदीप सर, आप मेरी आप ये 10% से एग्री हैं, क्या इसको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज सर, करेंगे? मेरे लिए तो क्या है ना, सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, क्योंकि क्या है ना, नेपाल ने कैप खुद डाल रखा है, अगर कॉलेजेस के स्टैंडर्ड बिलो है, आपको खुद मालूम है, आप नेपाल से जुड़े हुए हैं, मैं कंप्लीट करूंगा। नहीं देखिए, ये जो भी मैं अपने मन से तो सवाल उठाया नहीं है, मैं तो उसमें बोल भी थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हैं 10 से 15%। ओके, हाँ, इसीलिए तो रवि सर, आपने कई एम्बेसीज को चिट्ठी लिखा, कई एम्बेसी को RTI किया, क्या मैं एक सवाल पूछूं जरा यहीं पे, इसी परसेंटेज को थोड़ा सा जस्टिफाई और कर देते हैं प्लीज।
सुदीप जी और प्रकाश जी, आपसे दोनों से सवाल है, मुझे सिर्फ 5 बेस्ट इंस्टीट्यूशंस का नाम बताइए जो नंबर 1 पे आप रखते हो। मैंने नेपाल में कोई बच्चा आज तक भेजा नहीं है, आगे भी मैं डरता हूं, क्योंकि इंडिया में भी एडमिशन कराओ या नेपाल में, मुझे दोनों जगह डर लग रहा है, क्योंकि अमाउंट काफी स्टेक पे है। जी। यहाँ पे मैंने जब से मैंने काम शुरू किया, एक नाम देखा था बीपी कोइराला, FMG 2022 में 72% रिजल्ट है। उसके बाद मैंने सुना था काठमांडू यूनिवर्सिटी 31% रिजल्ट पिछले एग्जाम में, कल वाले में नहीं। मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस 32%, और आपका त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, इसकी बहुत तारीफ करते थे जब मैंने शुरू किया था काम, 7.69%। क्या आप वाकई में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जस्टिफाई करते हैं इन कॉलेजेस का नाम लेके? ये मैंने डॉक्टर राय से भी पूछा था, MCI में थे वो, अच्छे पोस्ट पे थे, पूरा नाम नहीं बताऊंगा। उनसे मैंने ये पूछा, आप बांग्लादेश, ये 2004-5 की बात है, मैं कहा बांग्लादेश नेपाल से आप स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेते हैं? उन्होंने बोला ये देखो फाइल मेरे पीछे रखी है, ये देखो बांग्लादेश नेपाल इनका होने जा रहा। क्योंकि मैंने उनसे यही पूछा क्या इनका ये माना जाए कि इनका 100% क्वालिफाई रेट होना चाहिए? बोला बिल्कुल होना चाहिए, इसीलिए हमने फाइल बनाई, हमें पता वहां पे क्या चाहिए। ये रिजल्ट क्या चीज बता रहा है? देखिए अब बहुत, मैं सोच, बांग्लादेश इज मच बेटर रिजल्ट देन दिस, नेपाल का से उनका काफी बेटर है इस चीज। तो आपके सब वाले टॉप 5 कॉलेजेस जो वो मैंने गिन लिए, बीपी कोइराला, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, आपका जो क्या नाम है, काठमांडू यूनिवर्सिटी, और कौन था आपका जो आपने नाम लिया? हाँ ये नाम लिए मैंने। परसेंटेज ऑफ रिजल्ट देखिए। आप बताइए। हाँ सुदीप जी आप भी बताइए, टॉप 5 आप भी बता सकते हैं, टॉप 5 प्रकाश जी आप भी बता सकते हैं। मैं भी एग्री कर रहा हूँ, देखिए गवर्नमेंट होगा, बट इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि देखिए त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड 10 कॉलेजेस है ना, जो आप देखेंगे, जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, जो हम लोग, मुझे लगता है सर जो बात कर रहे हैं वो IOM की बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। 2 कॉलेजेस इंडियन गवर्नमेंट ने, आप भी जानते होंगे कि जो PG रिकॉग्नाइज कर रखा है, जब रिकॉग्नाइजेशन के टाइम में पक्का ये आके विजिट किए होंगे, कुछ उनके पैरामीटर सेट किया होगा, अगर उनको लगता तो और भी कॉलेजेस जा सकते थे विजिट करने के लिए, बट स्पेशल एक जो अपना म्यूचुअल, जो नेपाल और इंडिया का जो भी अपना रिलेशन है, जो अच्छे रिलेशन है, 2 कॉलेजेस विजिट करने के लिए आए थे। आप UG तो छोड़ो, PG भी यहाँ, PG 2 कॉलेजेस का रिकॉग्नाइज करके रखा है, तो पक्का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। तब तो उनको लगा कि हाँ, इंडिया जो नेपाल से बच्चे पास कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूशन के एज पार है, PG तक रिकॉग्नाइज कर रखा है। तो इसीलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते थे कि सर FMG का पास रेशियो, वो अभी वाले और पुराने वाले बच्चे 2 अलग अलग रेशियो रहेगी। जो नीट जब से आपका इम्प्लीमेंट हुआ है, तब के बाद का हम लोग को देखना होगा, जब बैच आने वाले हैं, जो आएंगे आप, जो नीट क्वालिफाइड वाले, क्योंकि नेपाल ही एक ऐसा कंट्री है जो आप देखेंगे करंट ईयर नीट क्वालिफाइड लेता है, बाकी कंट्री में प्रीवियस वाले भी नीट क्वालिफाइड लेते हैं। अगर नेपाल को अपना एक करते चलेंगे कि उस चीज का तो इससे कोई संबंध नहीं है, अभी सिर्फ टॉप 5 वाली बात है। वेदर ये पहले बच्चे गए भी आएंगे। त्रिवेदी सर, आपने हैंड रेज किया है, क्या सवाल एक ही है, सवाल पे रहिए। नहीं सुदीप जी, आपसे और साथ साथ रवि कौल सर, आपसे भी मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। ये जो अभी हमने बहस करी ना कि कौन से कॉलेज अच्छे हैं, किनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, किनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, बेकार है, स्टूडेंट्स हमारे इंडिया से जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए, मुझे लगता है ये सवाल बेमानी है, ये सवाल ही फालतू का सवाल है, ये व्यूअर्स का भी टाइम खाने वाला सवाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल आपको ये पूछना चाहिए मेरे हिसाब से, आज की परिस्थिति के हिसाब से, जो आज भारत में जो कानून बना है, नेशनल मेडिकल कमीशन ने 18 नवंबर 2021 का जो गैजेट लाया,
उसमें जो है कि आप जिस भी कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं उसमें ठीक है 4.5 साल का मिनिमम ड्यूरेशन होना चाहिए, 1 साल का इंटर्नशिप होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। चलिए, हमें लॉ टू लॉ देखना है ना। आज व्यूअर को, भारत की स्टूडेंट्स को, भारत की जनता को ये बताने की जरूरत है कि क्या एनएमसी के जो रूल हैं 18 नवंबर 2021 के हिसाब से, उसमें आप नेपाल के साथ अपनी शैक्षणिक डिग्री को प्राप्त करने में सक्षम है या नहीं है एज पर एनएमसी रूल। क्योंकि आपको उस कंट्री का लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेना है, लाइसेंस टू राइट नहीं लेना है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेना। अब नेपाल के साथ हमारा सदियों से पुराना बेटी रोटी का संबंध रहा है। नेपाल, आज हम कोई भी भारतीय बिना किसी परिचय पत्र के, एक साधारण सा हम अपना आधार कार्ड भी लेके नेपाल जा सकते हैं। हमें कोई वीजा नहीं चाहिए वहां स्टे के लिए। हम वहां जमीन भी खरीद सकते हैं, घर भी बना सकते हैं और रह भी सकते हैं। तो ये हमारा एक सांस्कृतिक धरोहर के साथ ये रिश्ता है। लेकिन आज सवाल है कि जो हमारे भारतीय छात्र एमबीबीएस करने जा रहे हैं, 60 लाख 65 लाख या 50 लाख जो कुछ भी वहां की फीस हो, हमें उससे भी मतलब नहीं है। मतलब ये है कि क्या वो एनएमसी के मानक पर खड़े उतरते हैं या नहीं। हमें, हमारा बहस का मुद्दा ये होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले सुदीप नायक जी से और प्रकाश जी से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि एनएमसी के रेगुलेशन के हिसाब से क्या नेपाल मेडिकल काउंसिल भारतीय छात्रों को ये अधिकार देती है कि वो वहां के लाइसेंस टू प्रैक्टिस का जो एग्जाम होता है उसमें वो बैठ सके, अपीयर हो सके या नहीं? ये क्वेश्चन मेरे लिए या प्रकाश जी के लिए? दोनों लोग के लिए, दोनों लोग जवाब। दोनों के लिए। अब दोनों आप ही बोलिए। चलिए, प्रकाश सर पहले बोलेंगे, फिर उसमें कुछ पॉइंट छूट गया तो मैं ऐड कर दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। मैं पॉइंट एक एक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो एनएमसी गजेट 2021, जो जितने वीडियो में जितने पैनलिस्ट आप लोग सुन के मुझे भी बहुत सारे ज्ञान हो रहे हैं। थोड़ा सा पहला चीज, तो पहला पॉइंट आपने जो बोला, सिर्फ मिनिमम 4.5 साल का कोर्स 54 मंथ का होना चाहिए, 54 मंथ्स का, करेक्ट है ना? हम लोग एक एक पॉइंट पे कर रहे हैं, सिर्फ लाइसेंस की नहीं बात करें, लाइसेंस पे भी हम लोग आएंगे, जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज के डेट में। मैं इस प्लेटफॉर्म को के जरिए ये भी बताना चाहता हूँ कि नेपाल सबसे मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन, तो पहला पॉइंट फुलफिल कर रहा है, 54 मंथ्स। वहाँ एक्चुअल ड्यूरेशन क्या था पहले क्या था? नहीं है सर, 4.5 साल। ये ठीक है, वो हो गया, 4.5 नहीं, तो दैट इज क्लियर। मेरा सवाल मूलतः ये है कि क्या भारतीय छात्र जो नेपाल से एमबीबीएस करने के बाद, डिग्री लेने के बाद, नेपाल की लाइसेंसिंग एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं या नहीं? सवाल नंबर 1, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं सवाल दूसरा पूछता हूँ आपसे। जो अपना पहला क्वेश्चन था कि प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं। नहीं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं? मेरा सवाल हाँ, एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं नहीं, लाइसेंसिंग एग्जाम में? हाँ जी, ये दोनों चीज पे आ रहा हूँ। पहले नेपाल में क्या था सर, प्रैक्टिस, मैं फिर आऊंगा एग्जाम के पहले। ये जब आपका गजेट आया, उससे पहले का सिस्टम क्या था? सपोज अगर कोई इंडियन फैकल्टी, अभी भी देखेंगे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में इंडियन फैकल्टी पहले से ही काम कर रहे हैं। यहाँ क्या सिस्टम था, वो जॉब वैकेंसी निकालेगा, उस जॉब वैकेंसी के आधार पे ये अपने सारे सर्टिफिकेट्स डालेंगे और उनको प्रैक्टिस करने के लिए पहले से ऐसा कोई पाबंद नहीं है। बट अब नया रूल आ गया है, क्या वो बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, जो आपके एनएमसी के गजेट के बाद। नेपाल मेडिकल काउंसिल ने भी पिछले साल एक नोटिफिकेशन निकाला इस मैसेज में कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट हैं, अगर नेपाल के लाइसेंस एग्जाम में बैठना चाहते हैं, दे आर अलाउड टू सिट फॉर द एग्जाम एंड दे कैन प्रैक्टिस एज पर अ लेबर एक्ट। जो लेबर का एक्ट रहेगा नेपाल का, वो डिफाइन नहीं है लेबर एक्ट क्या है, कैसे है, बट जो हर कंट्री का अपना अपना लेबर एक्ट होता है, क्या रहेगा इसका वेजेस, क्या रहेगा ये सब चीज। बट ऑलरेडी वो लेटर निकल चुका है, वो पिछले साल, पहले नहीं जरूरत था क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि जब ये अधिसूचना नेपाल सरकार ने निकाला
कि विदेशी छात्र, केवल भारतीयों के लिए तो कर नहीं सकते थे, विदेशी छात्रों के लिए कि विदेशी छात्र लाइसेंसिंग एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। वो राजपत्र में क्लियरली वो फॉरेन स्टूडेंट, सही आपने बोला, इंडियन स्टूडेंट नहीं, कोई भी फॉरेन स्टूडेंट अगर नेपाल के, क्योंकि नेपाल में तो पहले से ही लाइसेंस एग्जाम हो रहा है नेपाली स्टूडेंट के लिए, उस लाइसेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं और कोई यहाँ पे क्वालिफाई कर लेंगे, यहाँ के जो आपको लेबर एक्ट में काम कर सकते हैं। फिर मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ, लेबर एक्ट के हिसाब से काम कर सकते हैं। उस राजपत्र को डेफर करने वाला ऐसा कोई, ये डेफिनेटली इसका विरोध हुआ था। ये आप जो बता रहे हैं 3 साल पहले इसका, जब आपका एनएमसी गजेट नहीं आया था, उस टाइम की बात है ये, उस टाइम का राजपत्र है। अगर आप डेट देखेंगे, एनएमसी गजेट भी नहीं आया था उस टाइम से पहले का ये राजपत्र है। मैं अब नेक्स्ट टाइम हम लोग इस एपिसोड को फिर से, अब इस बार जो डॉक्यूमेंट के साथ बैठेंगे, आज हम लोग जो भी टॉपिक रहेगा उसको डाल के, क्योंकि नेपाल एक सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, एक आस्था, आपने जैसे बोला आस्था, संस्कृति, बहुत सारी चीज है। हम लोग देखेंगे क्या राजपत्र वो एनएमसी गजेट के बाद का है या पहले वह है। मैं आपको बताता हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ सर, फिर कंप्लीट कर रहा हूँ उसमें। और दूसरा चीज हम लोग क्या देखेंगे, क्या सही में उसका डेफर कर लिया तो सिर्फ हम लोग ये अफवाह है, या सही में ऐसा उसका डेफर का लेटर है। लेटर भी तो आप दिखाएंगे ना। नेक्स्ट हम लोग जब बैठेंगे, राजपत्र के साथ बैठेंगे, आप जो बात कर रहे हैं कि डेफर हो गया, उसके लेटर भी हम लोग देखेंगे। यहीं पे सारे पैनलिस्ट के बीच में डिस्कस किया जाएगा कि वो डेफर हुआ है, नहीं हुआ है। और तीसरा, मानिए डेफर हो भी गया है, आपके बात को जैसे हम लोग सहमत कर लेते हैं, उसके बाद जो आपने बोला है, उसके बाद भी एक लेटर इश्यू हुआ है, वो लेटर भी है जिसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको ये चीज आप, प्रकाश जी आपको देंगे दूसरी बार, याद है आपने बोला था एक दिन कुछ, उसमें लेटर में है ऑलरेडी आपको डिसाइडेड है कि उसमें कोई भी फॉरेन स्टूडेंट इफ दे वांट टू सिट फॉर अ लाइसेंस एग्जाम दे कैन। वो तीसरा लेटर भी है। तो अब हम लोग 3 लेटर लेके नेक्स्ट एपिसोड में बैठना चाहिए। नहीं सुदीप भाई, मेरा सवाल नहीं, मैं थोड़ा सा सवाल को और क्लियर कर दूं, ठीक है। जो वहां के गजेट में आया कि ठीक है फॉरेन स्टूडेंट को हम यहाँ पे लाइसेंस एग्जामिनेशन में बैठने देंगे, ठीक है, तो वो तो जो नेपाल मेडिकल काउंसिल है उसके वेबसाइट पे अवेलेबल होगा पहला चीज। दूसरा, उसके बाद जो, ठीक है, उसके बाद फिर अगर उसको डेफर नहीं किया गया, उसको हटाया नहीं गया, तो फिर 2 लेटर और निकालने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या वो दोनों लेटर भी एनएमसी के वेबसाइट पे है? प्रकाश जी आप भी बोल सकते हैं क्या, जब वो जो अभी लेटर नहीं है सर, एनएमसी के वेबसाइट में नहीं है। नहीं, जब लेटर एनएमसी के वेबसाइट में नहीं है तो इनवैलिड लेटर है ना। लेटर अगर एनएमसी कुछ कह दिया तो एनएमसी के अगर कह, जो मान लीजिए यहाँ के नेशनल मेडिकल कमीशन के जो यूजीएमई प्रेसिडेंट है, वो एक स्टेटमेंट दे देती है कि फॉरेन कंट्री में पढ़ने मत जाओ, ये उनका पर्सनल स्टेटमेंट हो सकता है। वो किसी को पर्सनली कुछ चिट्ठी लेके दे सकती हैं, लेकिन वो चीज जब तक एनएमसी के वेबसाइट पे नहीं आएगा तब तक उसको तो वैलिडेट हम नहीं कर पाएंगे ना। और चलिए ये भी मान लेते हैं कि 2 लेटर अभी बाद में आएगा चिट्ठी। 1 मिनट रवि भैया, फिर तो क्या जब वहां पे गजट में निकाल दिया गया था कि फॉरेन नेशनल यहाँ पे लाइसेंस एग्जामिनेशन में बैठेंगे, तो फिर उसके बाद 2 लेटर निकालने की जरूरत क्यों पड़ी एनएमसी को? और वो जो 2 लेटर निकाला एनएमसी ने, नेपाल मेडिकल काउंसिल का मेरा मतलब है, एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन से नहीं समझ लें आप लोग, फिर उस 2 लेटर को क्यों नहीं वेबसाइट पे रखा गया? क्या ये प्राइवेट कॉलेजों का कोई नेक्सस है? रवि एनएमसी के साथ क्वेश्चन आप ऐड कीजिए, फिर मैं आंसर दूंगा। इससे अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब फिर मैं आंसर दूंगा इसको। हाँ, पहले आप मैं ऐड बता- कर लीजिए। नेपाल का गैजेट उससे पहले आया था, आप बोल रहे हो ना उससे पहले आया था? मैंने बोला कि डेट हम लोग बैठ जाएंगे जहां तक मुझे है कि नहीं, पहले आया। आपने बोला कि हम इंडिया के एनएमसी के गैजेट से पहले नेपाल का गैजेट आया था, क्योंकि मेरे मुझे पास लग एक रहा है। चिट्ठी है, मेरे पास जो ईमेल आया है nmc@nmc.org.np से, ये आया है 4 दिसंबर 2021 को 9:18 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड टू सिट इन लाइसेंस एग्जामिनेशन ऑफ एनएमसी। ये 4 दिसंबर 2021 को मेरे पास मेल आया है एनएमसी नेपाल से। अगर उससे पहले गैजेट आया था तो तब तो ये सही बोल रहे हैं
कि वो रद्द हो गया, क्योंकि इन्होंने क्लियर कट बोल दिया नहीं बैठ सकते हो। टॉपिक पे ये किस डेट में निकला हुआ वो चीज, और जो आपका ईमेल है उसको भी अगर फॉरवर्ड कर देंगे वो चलेगा। तीसरा चीज जो सही में दीपेंद्र सर ने एक क्वेश्चन निकाला कि सही में अगर वो गजेट आपके नेपाल मेडिकल काउंसिल के वेबसाइट में है, दूसरा लेटर क्यों निकालने की जरूरत पड़ा? करेक्ट है। सबसे पहले नेपाल मेडिकल काउंसिल के वेबसाइट में अगर हम लोग नेक्स्ट में बैठेंगे तो आपको भेज दिया जाएगा उसका लिंक। मैंने शायद एक बार ग्रुप में ये चीज निकला हुआ था, तो ये टॉपिक पे मैंने वो लिंक भी शेयर, और गजेट अभी भी है बट वो नेपाली लैंग्वेज में। हर कंट्री अपना अपना लैंग्वेज निकालेगा। उसके रिप्लाई में उन्होंने सेक्रेटरी को लेटर लिखा। करेक्ट है प्रकाश सर, जो आप बात कहना चाह रहे हैं? तो वो चीज उसका रिप्लाई है। ऐसा नहीं कि 2 बार गजेट निकाला गया, गजेट एक ही बार है, नेपाल के लैंग्वेज में, उनके वेबसाइट में आज भी अवेलेबल है। जो दूसरा चिट्ठी का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, दैट इज अ रिप्लाई टू द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्राइवेट एसोसिएशन, क्योंकि नेपाली लैंग्वेज के होने के वजह से देयर वाज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। जैसे रशिया में भी देखेंगे या चाइना में, हो सकता है वो अपने लोकल लैंग्वेज में निकाले, और प्राइवेट एसोसिएशन, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल एसोसिएशन को इससे जो कंफ्यूजन जितने क्लियर कर पाए तो उसका अपने इंग्लिश में निकालने का रिक्वेस्ट करेंगे। उसी का रिप्लाई आया सर, इसीलिए वो लेटर भी सही है और जो गजेट देखिए ये वैसा आपकी बात में समझ गया। जो त्रिवेदी सर ने उठाया कि जो भी गजट आया था, ठीक है, हम मान लेते हैं गजट या तो 21 नवंबर 2021 के बाद आया होगा या 18 नवंबर 2021 के पहले आया होगा, कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ पे सवाल है कि एनएमसी का मेल जब आता है, एनएमसी से जब ये पूछा गया कि क्या वहां पे फॉरेन नेशनल लाइसेंस एग्जामिनेशन में बैठ जाएंगे, और एनएमसी का ईमेल आया है 4 दिसंबर 2021 को। मैं सही हूँ रवि सर? तो 4 दिसंबर 2021 को एनएमसी हाँ एग्जैक्टली वो शेयर कर देंगे। एनएमसी के मेल से नेपाल मेडिकल काउंसिल अपने ऑफिशियली मेल से ये कहता है कि 4 दिसंबर 2021 को कि हम फॉरेन नेशनल को लाइसेंस एग्जामिनेशन में बैठने नहीं देंगे। ये क्लियर कट मेल कर दे रहा है। एक चीज क्लियर कर दूं, इसको एनएमसी के इस मेल को वैलिडेट किया जाए या उस चिट्ठी को। अब उस चिट्ठी को मैं थोड़ा सा और दे दूं, क्या ये फिलीपींस जैसे कहानी तो नहीं हो रही है कि एनएमसी को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन ने लिखा, एनएमसी ने उनको जवाब दे दिया, लेकिन उसकी ऑफिशियली इंप्लीमेंटेशन कहीं नहीं हुआ। क्या एनएमसी को फिर प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन जो कॉलेजेस क्या है, जो उनका जो एक ग्रुप है चैन, उन्होंने लिखा, फिर उसका जवाब। ये फिलीपींस में हुआ है। प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन फिलीपींस में भी यही काम करते रहा रोज 18 नवंबर 2021 के बाद कि भाई आज कोर्स ड्यूरेशन बदल गया, परसों लाइसेंस आ जाएगा, परसों हमारा तो सेनेट से पास ही हो रहा है। बाद में पता चलता है कि पीआरसी को पता ही नहीं इस तरह का कुछ हुआ है, लाइसेंस की व्यवस्था है। तो मेरा सिंपल सवाल है, जब इसको हम लोग कैसे कहेंगे कि 4 दिसंबर 2021 का जो मेल है वो कहता है कि हम लाइसेंस में बैठने नहीं देंगे, और एनएमसी का नेशनल मेडिकल कमीशन का जो गजट है वो कहता है आपके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब तक आपके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक हम आपको डिग्री नहीं देंगे। और एनएमसी के इस गजट को मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने भी ठप्पा लगा दिया कि आप कहां से पढ़ के आते हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर एनएमसी के सारे रूल्स आप फुलफिल नहीं करते हम आपको लाइसेंस नहीं देंगे। तो ये 4 दिसंबर के बाद से नेपाल मेडिकल कमीशन अभी तक कहां रह गया कि इस चीज को क्लियरिफाई नहीं कर पाया अपने वेबसाइट पे कि हम लाइसेंस में बैठने देंगे। इतनी छोटी सी तो बात थी, वो चिट्ठी पत्री एक्सचेंज करने के लिए क्या जरूरत था? ये तो सिंपल उसके वेबसाइट पे लिख देना चाहिए एक लाइन का कि भाई हाँ मेरे पास ये रूल है, आप बैठिए। या अगर मेल का जवाब मांग रहे हैं हम तो उसका उसमें अटैच करके भेज देना चाहिए, यहाँ देखिए ये है, आप इसको पढ़ लीजिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये कहां पे चुक गया? नेपाल मेडिकल कमीशन चुक गया या प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन इसके साथ गेम कर दिया? मैं फिर आपको यही बता रहा हूँ कि नेपाल मेडिकल काउंसिल के वेबसाइट में गजेट अभी भी अवेलेबल है, जो नेपाली वर्जन में है, जिसका लिंक मैं आपको एक दिन और ग्रुप ऐसे ही निकला था, मुझे लगता है रवि भैया आप लोग सब लोग थे उसी टाइम में डिस्कशन हुआ था, फिर से मैं भेज देता हूँ उस लिंक का। उसका डेट वेरीफाई करेंगे, जैसे त्रिवेदी भैया ने बोला उसका डेट क्या पहले निकाला है या बाद में निकाला है, या बाद में भी निकाला है तो क्या वेबसाइट पे है कि नहीं, वो लिंक भी हम लोग नेक्स्ट बार
स्क्रीन शेयर करके देखेंगे क्या उस नेपाल मेडिकल काउंसिल के वेबसाइट में अभी भी है या नहीं है तब तो बात ही खत्म है। वो इंग्लिश में लेटर निकाले ना निकाले एक्सचेंज का। तो लाइसेंस की फीस अभी क्लियर कुछ नहीं हो पाया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे को शो करना है। हम लोग के पास जो ईमेल है उस ईमेल को भी हम शो करेंगे, ईमेल को भी हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे। अगर उस फीस में अगर इनका डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल जाता है, लिंक मिल जाता है, उसको भी मैं रखने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मैं ये कोशिश करूंगा कि इस पे नेपाल में लाइसेंस की व्यवस्था है या नहीं है, राइट टू लाइसेंस है कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, इसके ऊपर बात करेंगे। आगे कुछ और समस्या है जो लाइसेंस से भी बड़ा है, उस पर हम बातचीत कर लेते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी पेरेंट्स हैं जो नेपाल में एडमिशन लेने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं और काफी उनकी पसंदीदा डेस्टिनेशन में से नेपाल बनते जा रहा है, लेकिन उसमें आपको किस तरीके से कैसे फंसाया जा रहा है, इसके ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए। तो प्रकाश जी और सुदीप जी, आप दोनों लोग से मेरा एक सवाल है कि नेपाल में एक ये सीट रिजर्वेशन का अमाउंट वहां पे कॉलेज के अकाउंट में कंसल्टेंट डिपॉजिट करवाते हैं, और कॉलेज के पास 33 सीट्स है। कॉलेज के पास कुछ कॉलेजेस जहां पे 50 सीट्स है, वो 50 के अगेंस्ट तकरीबन 150 बच्चों का पैसा डिपॉजिट हो रहा है। जिस कॉलेज में 33 सीट्स है, उस कॉलेज में 150-200 प्लस स्टूडेंट का पैसा डिपॉजिट करवाया जा रहा है। तो क्या पैसा डिपॉजिट करवा, क्योंकि 6 महीने पहले से आपके पास 33 सीट्स है, आपके पास 50 सीट्स है, और उस 50 सीट से ऊपर आप पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं, जबकि एडमिशन कंफर्मेशन आपके हाथ में है ही नहीं। ना उस कंसल्टेंट के हाथ में वो एडमिशन कंफर्मेशन है, ना उस कॉलेज के हाथ में एडमिशन कंफर्मेशन है। तो ये क्या इंडियन स्टूडेंट या पेरेंट के साथ कॉलेज या कंसल्टेंट दोनों मिलके चीटिंग नहीं कर रहे हैं? प्रकाश जी, आप जवाब दे सकते हैं, सुदीप भाई एक एक करके दे सकते हैं। प्रकाश भाई आप ही बोलिए पहले। सर देखिए, इसका मेन कॉल्प्रेट हम लोग नहीं है, ना सुदीप सर है, ना हम है, आप है, ये है कॉलेज। क्योंकि कॉलेज को इंडियन स्टूडेंट से पैसा चाहिए, दे हैव टू रन द कॉलेज। तो एक है इंडियन की, हम लोग अगर 5-5 लाख रुपए उठाएं तो 33 का इंटेक से पैसा आ गए, तो उनको बैंक में इंटरेस्ट देना नहीं पड़े। और कॉलेज इस बहाने में स्कॉलरशिप देते हैं कि अभी आपका 55 है, जो कॉलेज स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और जो अगर बुकिंग नहीं करते तो उसका $75,000 है, जो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, सुदीप जी आप इस पे क्या बोलना चाहें? देखिए, नेपाल का एक एडमिशन प्रोसीजर है। जैसे आपके इंडिया में नीट का एग्जाम हुआ, वैसे ही हम लोग के नेपाल में सीई का एग्जाम होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये नेपाली बच्चे के लिए भी है और इंडियन बच्चे के लिए भी है। ये इंडिया से कौन से स्टूडेंट यहाँ एग्जाम देने के लिए आते हैं जिसको गवर्नमेंट में चाहिए, जो 50% से नीचे है ना। और शायद लगता है भैया का भी कुछ क्वेश्चन है, तो एक ही बार आंसर दे दूं। कुछ हैंड रेज किया, आप डाल दीजिए तो मैं एक ही बार दोनों आंसर दे दूंगा। सुदीप जी, मैं नेपाल के संदर्भ में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी जैसे सुदीप जी ने सवाल पूछा कि कॉलेज के अकाउंट में जब तक कि चाहे नीट का एग्जाम हुआ हो या ना हुआ हो, बच्चा इंडिया का 12th पास होना चाहिए, चाहे उसने नेपाल का एग्जाम दिया हो या ना दिया हो, कॉलेज के अकाउंट में पहले हमें बुकिंग अमाउंट डालनी होती है प्रोसीजर के हिसाब से, 2 लाख हो या 5 लाख हो। और इसके बाद अगर वो बच्चा नीट में इंडिया में फेल है, क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उसके लिए ये है कि आप एग्जाम में अपीयर होइए, नेपाल के एग्जाम में अपीयर होइए और क्वालिफाई कीजिए, फिर हम आप एडमिशन लेंगे जी। तो यहाँ पे 2 सवाल पैदा लेता है। एक तो कि कॉलेज ने किस अधिकार से, जो बच्चा एलिजिबल ही नहीं है, ना तो उसने इंडिया में नीट क्वालिफाई किया है, ना अभी तक उसने नेपाल का एग्जाम क्रैक किया है, तो उसका पैसा लिया किस आधार पे लेते हैं, उसकी लीगलिटी क्या है, नंबर 1। नंबर 2, क्या नेपाल का जो एग्जाम सो कॉल्ड एग्जाम होता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, या वहां तो क्या ये टोटल मैनेज कर लिया जाता है एजेंटों के द्वारा, कि आपको सिर्फ फॉर्मली एग्जाम में अपीयर होना है, पास फेल कराना हमारा काम है? थैंक यू, इस सवाल का जवाब चाहिए मुझे। पहला क्वेश्चन पे मैं आऊंगा, फिर आऊंगा। आपने बोला ये लीगलिटी कितना एग्जाम का है, मैनेज्ड है,
एजेंट के थ्रू, कंसल्टेंट सो कॉल्ड, जो भी हम लोग बोल रहे हैं अपने आप को, या कॉलेज के द्वारा, ये भी मैं जोड़ रहा हूँ। क्योंकि कुछ कॉलेजेस भी आजकल प्रमोशन करने लगे हैं, तो उसमें कॉलेज को भी नहीं छोड़ना चाहिए, सबको हम लोग सम्मिलित करें। जी 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 जी। सबसे पहले देखिए, एडमिशन का प्रोसीजर डेफिनेटली किसी कॉलेज के हाथ में नहीं। एडमिशन का प्रोसीजर नेपाल गवर्नमेंट से जो एक संस्था, एक विधिवत एक संस्था को जागीर किया गया 5 साल पहले, MEC, मेडिकल एजुकेशन कमीशन, जो आप यहाँ नेशनल मेडिकल कमीशन बोल रहे हैं, NMC, उसी को हम लोग MEC बोलते हैं, मेडिकल एजुकेशन कमीशन। इस संस्था का काम है किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में एग्जाम के द्वारा या नीट स्कोर के द्वारा एडमिशन लेना, पहला नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या कर दिया गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने, जब ये संस्था फॉर्म हुआ, हर कॉलेजेस में, जो एक सर ने, जब दीपेंद्र सर ने बहुत पहले ही जब आज के टॉपिक में निकाला था कि एक प्रतिवेदन आया हुआ था जहां फी का किसी कॉलेज ने ज्यादा लिया, कम लिया, तो एक समान फी बनाने के लिए एक रेगुलेटरी बना और उसी में डिसाइड हुआ कि $75,000 किसी भी सार्क स्टूडेंट के लिए रहेगा और जो नॉन सार्क स्टूडेंट है उनके लिए $90,000 रहेगा। ठीक है, $75,000 अगर आज के डॉलर रेट में देखेंगे तो 62,50,000 रुपये के आसपास आ रहा है, प्लस खाना रहना अलग देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 70 लाख रुपए के इंडियन करेंसी में एक गवर्नमेंट द्वारा विधिगत जो MEC के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया हुआ फी स्ट्रक्चर है। यहाँ बहुत सारे कॉलेजेस देखेंगे स्कॉलरशिप दे रहे हैं, कोई 50 लाख का पैकेज है, कोई 55 लाख का पैकेज है। तब यहाँ पे ये बुकिंग वाला चीज आया कि कॉलेजेस ने क्या किया, जो एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, हाँ, बट एडवांस बुकिंग उन्हीं बच्चे का हो रहा है जो नीट क्वालिफाइड है। आज अभी एग्जाम बुकिंग नहीं हो रहा 2024 के लिए, जब आपका नीट हो जाएगा, नीट का रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट में 50% आए हुए, उसी बच्चे का बुकिंग होता है 90% कॉलेज में। इसमें फिर मैं जोड़ दूं 10% ऐसे कॉलेजेस है जो बच्चे अभी से ही जो नीट क्वालिफाइड हो ना हो, उनको उससे मतलब नहीं है, अपने 5 लाख रुपए से मतलब है। एक एडमिशन लेटर भेज देते हैं और नीचे डाल देते हैं एडमिशन विल बी एज पर MEC रूल रेगुलेशन बोल के, जो सही में एक किस्म से देखेंगे तो वो सिस्टमाइज नहीं है। उसमें भी 2 तरह के कॉलेजेस है नेपाल में। ऐसे नहीं है कि अगर 33 सीट है तो 33 का पैसा लिया जाता है। आप देखेंगे कुछ मुट्ठी भर कॉलेजेस है भर के, जिससे हम लोग को भी तकलीफ है कि देखिए इंडियन बच्चे यहाँ आते हैं इतने दूर से, 6 महीने पहले अपने 5 लाख रुपए दे दिए और यहाँ आने के बाद पता चलता है काउंसलिंग में बैठो और काउंसलिंग के बाद एडमिशन नहीं मिलता। इस साल आपने देखा होगा 800 बच्चे फॉर्म भरे, 800 में लगभग काउंसलिंग के दिन 650 बच्चे आ गए, 562 बच्चे को एडमिशन मिला। 60-70 ऐसे पेरेंट्स थे जिनको अपने चॉइस का कॉलेज नहीं मिला और कुछ को कुछ किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। बहुत तकलीफ हम लोग को भी है उसमें। कितने लोगों का मुझे लगता है अभी भी रिफंड नहीं मिला होगा, जो कॉलेजेस आपको टाइमली रिफंड नहीं करते हैं। बहुत सारे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब कॉलेजेस है, वो डिपेंड करता है कौन से एजेंसी उसको कैसे कॉलेज के साथ एग्रीमेंट किया हुआ, किस लेवल का MOU कर रखा है, तो वो सारे चीज बहुत मैटर करता है। हम लोग 40 का ही सिर्फ प्री बुकिंग लेते हैं, 10 बच्चे हम लोग ये सोच के चलते हैं कि कहीं ऊपर से आ जाएगी, ऐसा रहता है। आप लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज देखेंगे तो वहां पे भी हम लोग वही सिस्टम चल रहे हैं। देवकहा मेडिकल कॉलेज देखेंगे तो वही चल रहा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जो जितने सीट है उसमें से पूरा प्री बुकिंग नहीं ले रहे हैं उनको। और दूसरा चीज क्या ना सर, जैसे जैसे एडमिशन का सिस्टम आएगा वैसे वैसे नेपाल का भी हम लोग भी लर्निंग फेज में है। 2019 में MEC आया, सिर्फ मात्र 5 बच्चे थे इंडियन बच्चे, तो सॉरी 19 में आपको मुझे लगता है 5 ही बच्चे थे। 2020 आपको कोविड ईयर था, 22 एडमिशन थे। 2021 में 150 गए हैं। 2022 में देखेंगे 235 एडमिशन हुई। 2023 ये पहला साल है जो बच्चे ने बुकिंग दिया और उसके मन पसंद कॉलेज नहीं मिला। अब 2024 में हम लोग को सब लोग को मिलकर बनाना है कि कॉलेज क्या फ्रेम होना चाहिए, बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, कौन से कॉलेज में क्या सही में, और MEC का भी ध्यान आपकी बात मैं समझ गया। मुझे एक चीज समझाने की कोशिश कीजिए कि ठीक है आपके नहीं वो आपके फिर दे देंगे, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगी, बात बढ़ जाएगी कहीं और पे। आपने कहा कि ठीक है कुछ कॉलेजेस लेते हैं, एलिजिबल बच्चे नहीं है, हम लोग जिसको कुछ कॉलेजेस ऐसे, आपने नहीं बोला, आपने मणिपाल का नाम दिया, आपने लुम्बिनी का, देवदहा का नाम दिया कि मेरे पास 50 सीट्स है, 33 सीट्स है, तो हम लोग 10 बच्चे को छोड़ के देते हैं।
ठीक है, किस्ट का ठीक है, और भी किस्ट है। अच्छे तो कॉलेजेस क्या है। ये कंफर्म मान लिया जाए, जैसे आपने बोला कि 2019 से 2023 आते आते वहां पे 5 बच्चे से लेके अभी 900 बच्चे की नंबर्स पहुंच गए हैं। कल ये नंबर्स हो सकता है 2000 पहुंच जाए। और आप जो कह रहे हैं कि ठीक है हम लोग उसी उतना ही सीट्स का पेमेंट लेते हैं बच्चों का, 10 सीट से लेके कोई आ जाए। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे है, क्योंकि ये आपका एक प्रिडिक्शन है कि 10 बच्चे आ जाएंगे तो भाई चलो हम बच जाएंगे, लेकिन ये प्रिडिक्शन मेरा है कि आपने 40 बच्चों का पैसा लिया या 25 बच्चे का पैसा लिया, जिस तरह से नंबर्स नेपाल में बढ़ रहे हैं, और मणिपाल में डायरेक्ट बच्चे अप्रोच कर देते हैं 30 बच्चे, और वो काउंसलिंग के थ्रू मणिपाल में सेलेक्टेड हो जाते हैं। तो फिर वो जो पैसा लेके एडमिशन किया गया है मणिपाल में या लुम्बिनी में या जिस भी कॉलेज में, क्योंकि आपने 3-4 कॉलेज का नाम लिया इसलिए मैं बोल रहा हूं, तो क्या वो कॉलेज उन बच्चों का जो पैसा लिया है उसको तो रिफंड करना पड़ेगा ना। रिफंड करना, वो तो एडमिशन, कॉलेज तो एडमिशन नहीं दे सकता है। वो आज इसलिए बच जा रहा है कि 40 जो लिया तो उसके ऊपर वाले बच्चे नहीं आ रहे हैं, इसलिए कॉलेज बचा हुआ है। लेकिन कॉलेज के पास 50 बच्चे अगर काउंसलिंग के थ्रू चले गए हैं, और वो जो इंटेक पे पैसे लिए गए हैं, मान लीजिए 250 से नीट स्कोर पे लिया गया है, और 270 या 350 वाला अगर पहुंच जाता है, तो एमईसी तो ये नहीं कहेगा कि मणिपाल या एक्स या वाई कोई भी कॉलेज पैसा लिया अब एडमिशन उसी को देंगे। बच्चा तो मेरिट से जा रहा है, एडमिशन तो मेरिट प्रोसेस से हो रहा है। तो ये कोई भी पैसा क्यों डिपॉजिट कराना, और डिपॉजिट क्यों कराना, और क्या ये प्राइवेट कॉलेजों के पास ऑफिशियली गवर्नमेंट का कोई राइट है क्या, या फिर प्राइवेट कॉलेजों का नेक्सेस है कि 45 लाख में भी दे सकते हैं। एक ही कॉलेज में बच्चा 70 लाख में पढ़ रहा है, एक ही कॉलेज में बच्चा 55 लाख में पढ़ रहा है, एक ही उसी कॉलेज में बच्चा 50 लाख में पढ़ रहा है। ये जो नेपाल की जो प्राइवेट कॉलेजों का जो नेक्सेस चल रहा है, ये तो आने वाले समय में अपना एजुकेशन सिस्टम बर्बाद तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो इंडियन बच्चे या जो फॉरेनर्स बच्चे जा रहे हैं कि एक पड़ोसी मुल्क है जहां की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, और वहां पे उसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक बच्चा 50 लाख में, एक बच्चा 70 लाख में। एमईसी तो बनाया गया था यूनिफॉर्मल फी स्ट्रक्चर के लिए ना, क्वालिटी कंट्रोल के लिए ना, वो भी तो नहीं कर, वो भी तो फेलियर हो गया। तो कॉलेजों का नेक्सेस चल रहा है, उसमें इंडियन बच्चे आप तो ठीक है नंबर्स बढ़ रहे हैं, और एक कॉलेज के पास क्या राइट है, कितना लीगल उसके पास ये राइट है कि अपने अकाउंट में बिना एडमिशन बच्चे से 5 लाख रुपया ले ले, और एडमिशन नहीं हुआ उसके 6 महीने 1 साल बाद रिटर्न करता। अभी मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चों का फोन कॉल्स हैं कि कम से कम पिछले एडमिशन का पैसे कॉलेजों ने वापस नहीं किया, कंसल्टेंट उनके फोन नहीं करा। तो क्या कॉलेज के पास ये राइट है कि बच्चे से प्री बुकिंग अमाउंट उठा लेने के लिए? क्या गवर्नमेंट ऑफ नेपाल उनको अलाउ किया कि आप प्री बुकिंग अमाउंट उठा लीजिए, जो कि एडमिशन आपके हाथ में नहीं है? आप उन बच्चों को एडमिशन दे ही नहीं सकते हैं। वो जब भी एडमिशन देगा एमईसी देगा। जब एमईसी के थ्रू ही एडमिशन हो रहा है, प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू हो रहा है, तो बच्चे कॉलेज में क्यों पैसा जमा करें, और कंसल्टेंट बच्चों को पैसे क्यों जमा करवा रहे हैं जबकि उनके हाथ में एडमिशन कंफर्मेशन है ही नहीं? आज नेपाल के बहुत सारे ऐसे कॉलेज में अभी जो आप लोग ज्वाइनिंग करवा रहे हैं बच्चे को, ऐसे ऐसे रिपोर्ट आ रहा है कि कंसल्टेंटों ने बच्चों को बोला कि 45 लाख का पैकेज दिया, 5 लाख रुपया कॉलेज बुकिंग अमाउंट में अपने अकाउंट में रखे हैं। कॉलेज में जब बच्चे गए तो आज कॉलेज, एक कॉलेज नेपाल वैली के अंदर है, एक उससे कुछ दूर पे है। अब कॉलेज बोल रहा है कि हम तो कुछ नहीं जानेंगे भाई, तुमको 50 लाख रुपया देना है तो दो, नहीं देना तो एडमिशन कार्ड हो जाओ, हम तो तुमसे फाइन लेंगे, आज नहीं तो 5 साल के अंदर लेंगे, और कंसल्टेंट वहां से गायब है। तो क्या इस तरह के नेपाल में एडमिशन प्रोसेस चल रहा है? इसमें पहला सवाल था कि क्या बुकिंग अमाउंट लेना लीगल है नेपाल में, कॉलेजों के पास राइट है? दूसरा, क्या नेपाल में एडमिशन कंसल्टेंट ही कर सकते हैं या एमईसी करता है? कंसल्टेंट का क्या रोल है जब एमईसी ही सारा एडमिशन करता है? कंसल्टेंट काउंसलिंग कर सकता है, उसमें बीच में उसको कोई मदद की, लेकिन क्या एडमिशन कंफर्मेशन के नाम पे पैसे जमा करवाना कंसल्टेंट ही करवा रहा है? मैक्सिमम कंसल्टेंट करवा रहा है, कॉलेज नहीं आके कह रहा है कि मेरे अकाउंट में पैसे जमा कीजिए। तो ये कंसल्टेंट किस बिहाफ पे बच्चों के पैसे जमा कर रहे हैं? अगर 900 बच्चे अपीयर हुए थे, मेरे ख्याल से कम उसमें से 700 बच्चे तो जमा किए होंगे पैसे, 200 बच्चे अपने आप चले गए वहां पे। कंसल्टेंट को पता है कि नेपाल में 500 सीट है, 518 या 22 सीट है, और मैं 700 बच्चों को एडमिट करवा रहा हूँ, पैसा डिपॉजिट करवा रहा हूँ। जब रिफंड आता है तो क्या उसका इंटरेस्ट के साथ आता है? कॉलेज इंटरेस्ट तो देता नहीं, 5 महीने पहले ले लिया, 6 महीने बाद दे रहा है,
एक एक कॉलेज में 5-5 करोड़ रुपया अगर 100 बच्चे का जमा मान लिया जाए तो ये तो गलत सिस्टम है ना। इसको कैसे रोक सकते हैं? अगर वहां, चूंकि नेपाल में कंसल्टेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अप्रूव करती है, तो क्या आप लोग इस सवाल को नहीं उठाते हैं कि भाई ये इलीगल प्रैक्टिस है, इसको बंद करो? या फिर कंसल्टेंट का ही इसमें पूरी की पूरी मिलीभगत है, ये पूरी प्रोसेस में क्या है हकीकत? प्रकाश भाई आप ही दे सकते हैं और सुदीप भाई दोनों, क्योंकि आप लोग हम लोग से बेहतर है। मैं पहले भी बोला कि जो हर साल है ना, सबसे क्या है ना, सबसे ज्यादा हर साल जैसे जैसे आप देखिए इंडिया में पहले नीट आया, फिर आपका एनएमसी की बात आ रहा है, फिर नेक्स्ट आया, फिर इतने नेक्स्ट आने वाला है, हर बार नए नए नोटिफिकेशन, जैसे जैसे सिचुएशन आया वैसे वैसे चीज चेंज होते गए हैं। रवि भैया इतने कितने चीज है जिनका योगदान है, उनके वजह से बहुत सारे चीज पे प्रकाश बन रहे हैं। तो मैं कहा प्रकाश तो वहीं बैठे हैं आपके सामने। जी तो वो क्या है ना, 2019 से 23 ये पहला जर्नी था कि ऐसा माहौल आया कि बच्चे ज्यादा आए। फिर उसमें भी जो 562 में आपको मुश्किल से देखेंगे तो 300 बच्चे ने बुकिंग किया होगा। ऐसा नहीं कि 562 ने बुकिंग किया है, हर कॉलेज में हर पहले से बुकिंग नहीं था। ये बुकिंग क्यों किया जाता है? या कॉलेज करवा रहा है, कॉलेज पहले एडमिशन लेटर दे रहा है, तब तो कंसल्टेंट बच्चे को दे रहा है। वो पहला तो कॉलेज ही लाइबल है ना, एजेंसी तो क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहे हैं हम लोग कि उसको एक, हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉलेज ने अपने ईमेल आईडी से, हम लोग अपने घर से तो छाप के नहीं दे रहे हैं, वो अपने लेटर हेड पे दे रहा है, अपने अकाउंट डिटेल उसमें डाल के डाला। तो पहला तो कॉलेज एक लाइबल है। दूसरा, कहीं ना कहीं आप देखिए ये नेपाल गवर्नमेंट जो था, ये जो भी है कि बच्चे लोग को फैसिलिटेट हो जाए, थोड़ा हेल्प हो जाए, इसलिए यूनिफॉर्म फी स्ट्रक्चर डाला था। क्या इंडियन बच्चे यूनिफॉर्म फी स्ट्रक्चर दे रहे हैं? $75,000 तो नहीं दे रहे हैं ना। वो तो काउंसलिंग के दिन जो आ रहे हैं उनको $75,000 लग रहा है। जो पहले आ रहे हैं, जो कॉलेजेस से एक आपने एक अपना अंडरस्टैंडिंग कर लिया आपके नीट स्कोर के हिसाब से, या तो आपने जिस टाइम में बुकिंग किया आप वही $75,000 जो 62,50,000 वाला ट्यूशन फी आप 50 लाख रुपए में ले रहे हो, 12 लाख रुपए तो उसको थोड़ा सा ये मिल रहा है, रिबेट मिल रहा है। इसीलिए स्टूडेंट जो भी है, पेरेंट्स है, सबको मालूम है कि एडमिशन नेपाल में एमईसी के द्वारा होना, फिर भी उसमें से 50% या 40% स्टूडेंट प्री बुकिंग करते हैं इसके लिए कि थोड़ा सा रिबेट मिल जाए, थोड़ा उसको मैनेज करके मिल जाए, थोड़ा क्या टाइम मिल जाए, पैसे धीरे 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 वो आराम से कभी 5 लाख दिया, कभी 10 लाख दिया। हाँ, बट इसमें कॉलेजेस को ध्यान देना है कि या तो एक पैरामीटर रखे 50%। अब जैसे 2024 में आया, अब नया कॉलेजेस के बीच में ये बात छिड़ गया है कि अब 2024 में क्या होना चाहिए, क्या सही में बुकिंग लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तो पहले हुआ ही नहीं ये प्रॉब्लम। तो पहला प्रॉब्लम आया था इसमें। एटलीस्ट मैंने ये बात उठा दिया कि क्या बुकिंग लेना चाहिए तो क्या ये एमबीसी से खुद कोऑर्डिनेट करे। पहले आपको याद होगा 2019 से पहले 17-18 भी अच्छा बूम ईयर था नेपाल के लिए। उस टाइम में कॉलेजेस के पास अधिकार था कि कॉलेजेस ने अपने लिस्ट दिया और वही लिस्ट पब्लिश होता था। याद है ना सर आपको? उस टाइम में कॉलेजेस ने अपना लिस्ट दिया, कंसर्न यूनिवर्सिटी, और वही लिस्ट पब्लिश किया जाता। कुछ 2024 में एक समाधान निकलना चाहिए जिससे बच्चे को प्री बुकिंग करने के बाद भी अपना मन पसंद कॉलेज मिलना चाहिए, उसको वापस नहीं आना चाहिए। दूसरा, ऐसे कॉलेजेस पे भी लगाम लगाने का एक टाइम आ चुका है। मैं और मेरे जितने भी जो आप लोग सब है, सब लोग और जितने जो सुन रहे हैं, सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे कॉलेज सब में बच्चे लोग को मोटिवेट नहीं किया जाए। 33 सीट है तो आप कितना परसेंटेज देना है, नहीं देना है, क्या बैकग्राउंड है, उस हिसाब से करना चाहिए। दूसरा चीज जो भैया का क्वेश्चन था, त्रिवेदी भैया का, जो एग्जाम का लीगलिटी है कि नहीं, जो 20 मिनट पहले पूछे थे, मैं वो मिस नहीं करना चाहता हूँ टॉपिक से, क्योंकि सही में देखिए एग्जाम के नाम पे बहुत लोग अभी बहुत सारे र्यूमर निकालते हैं कि एग्जाम मैनेज हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ऐसा नेपाल का एग्जाम का पैटर्न बहुत ही स्टैंडर्ड है। इसीलिए अगर आप देखेंगे पिछले कितने साल का ही यूजी में 200-300 बच्चे एग्जाम देने आते हैं, 20-30 से ज्यादा बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं। अगर सही में वैसा होता तो 50% तो होता है ना, कम से कम 10%, 20%, 20% भी नहीं होगा। प्रकाश सर, कितना होगा इस साल यूजी में?
कितने लोग एग्जाम दिए थे और कितने लोग पास हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है डाटा के मामले में इसका कोई नहीं One, कर sir, 180 student appeared there, 34 pass. सकता। आप देखो क्या परसेंटेज है, तो परसेंटेज अगर सही में मैनेज हो पाता कंसल्टेंट एजेंट कॉलेज किसी के माध्यम से, तो हो सकता हो 50% हो। ये र्यूमर सब निकाला जाता है, ऐसा हो जाएगा ये हो जाएगा, इसीलिए पूरा एग्जाम पूरा ये आप देखेंगे बायोमेट्रिक है। एग्जाम के टाइम में भी बायोमेट्रिक लिया जाता है, काउंसलिंग के टाइम में भी बायोमेट्रिक लिया जाता है, और एडमिशन के टाइम में आप कुछ दिन पहले ही नोटिस आया है कि एडमिशन के टाइम में भी जब चाहेगा गवर्नमेंट बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेगा। तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बुकिंग अमाउंट में, क्या लेना सही है नहीं है, क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट मिल रहा है। एक ही बेनिफिट है, उसको ट्यूशन फी में थोड़ा सा सब्सिडाइज मिल रहा है। अगर वो इसीलिए बच्चे लोग को अपना नीट स्कोर के ध्यान दे के उसको पूरी बुकिंग करना चाहिए। उसमें भी नेपाल गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस को इसमें बीच में एक रास्ता निकालना चाहिए जो ये झंझट नहीं आए, जिससे कहीं कोई तकलीफ नहीं मिले किसी इंडियन स्टूडेंट को या फॉरेन स्टूडेंट। सुदीप भाई, मुझे कट टू कट एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे ये पहला सवाल कि क्या बुकिंग अमाउंट लीगल है या इलीगल है नेपाल में? 2023 लीगल के इलीगल नहीं बोल नहीं नहीं सकते, कैसे नहीं बोल प्रोसीजर है। देखिए क्या ना, नहीं, नहीं, वी ये कांट टेल लीगल नॉट इलीगल, नहीं कैसे क्या आप सही है नहीं है ये क्वेश्चन। नहीं क्या रूल है वहां पे गवर्नमेंट का, चाहे एमएससी का, कि किसी कॉलेज के पास राइट है प्री बुकिंग अमाउंट लेने का? क्या गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का या एमएससी का या नेशनल मेडिकल कमीशन का आफ्टर 2029 क्या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं कि आप किसी बच्चे का इसके बाद आप कैपिटेशन फीस पहले चार्ज कर रहे हैं एडमिशन कंफर्मेशन के नाम पे? तो इलीगल है या लीगल है? देखिए इसका जब चीज का क्लियर लीगल इलीगल पे नहीं जाऊंगा। हाँ सही में नहीं तरीका नहीं है। देखिए सुदीप वो सुदीप भाई illegal देखिए होता illegal क्या है ना, नहीं देखिए आप ये डिप्लोमेटिक आंसर हो गया। जिस चीज का आंसर नहीं होता है ना वो इलीगल ही होता है, क्योंकि लीगल और इलीगल के बीच में तीसरा कुछ भी न्यूट्रलाइज कुछ नहीं होता है। पहला चीज, आपने एक सवाल उठाया कि कॉलेज सबसे पहले गलत कॉलेज है, कॉलेज आके पैसा जमा करवा रहा है या कंसल्टेंट बच्चे से मैंने पैसा बोला नहीं उठा कि के गलत है, जमा सबसे करवा रहे पहले हैं। कॉलेज का रूल है, आपने बोला ठीक है, मैंने अब यहाँ पे कंसल्टेंट की दूसरा तरफ से सवाल मैं बात। पूछता हूँ। अगर उस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ जिस कॉलेज में कंसल्टेंट ने पैसा डिपॉजिट करवाया और वो बच्चा मेरिट में नहीं आता है, तो उसके लिए कॉलेज लाइबल होगा या जो कंसल्टेंट लाइबल जो पैसा डिपॉजिट करवाया? क्योंकि बच्चा कॉलेज को नहीं जानता था, बच्चा कंसल्टेंट के बिहाफ पे गया है और कंसल्टेंट ने अपने बिहाफ पे कॉलेज के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाया है। ठीक है, पहला लाइबल WRC या WRC जैसे जितने संस्था है, BS ऑनलाइन जो अभी सर बैठे हुए हैं या जितने लोग हैं, पहला लाइबल तो वो है। क्योंकि बच्चे को मोटिवेट किसने किया? हम लोग ने किया कि भाई आप जाओ एक्स कॉलेज में $75,000 है, आप एडमिशन अभी लेंगे तो ये स्कॉलरशिप मिलेगा और 5 लाख रुपीज आप एक एडमिशन लेटर कॉलेज आपको इश्यू करेगी। फिर मैं बता रहा हूँ, पहले लेटर इश्यू होता है, नॉट कि पहले पैसा जाया। ठीक है, कॉलेज इश्यू कर रही है लेटर, फिर हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि आप 5 लाख रुपीज डाल। ठीक है, तो पहला लाइबल तो हम लोग है, हम लोग का दायित्व है। अगर बच्चा किसी कारण मानिए नहीं मिलता उसको एडमिशन उस कॉलेज में या उस कॉलेज के दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेता, तो पहला लाइबल है कंसल्टेंट, बाद में कॉलेज आता है। कॉलेज कंसल्टेंट को इसके लिए खड़ा होना चाहिए, फाइट होना चाहिए, या अपने पॉकेट से पैसा दे। मेरा मानना ये है। तो क्या जिन बच्चों का एडमिशन, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, जिनमें जवाब दिया कि कंसल्टेंट लाइबल है, तो ये कंसल्टेंट जानते हुए फिर पैसा क्यों डिपॉजिट करवाते? उनके हाथ में एडमिशन नहीं है, एडमिशन कंफर्मेशन तो एमएससी के हाथ में है। और मैं आपको बता दूं कि इस साल 2023 का केसेस है कि कुछ बच्चे ने अपने से डायरेक्ट काउंसलिंग करा के एडमिशन लिया, एडमिशन कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद कॉलेज मैनेजमेंट से निगोशिएट करके तकरीबन वो फी में से कुछ बच्चों का तो मेरे पास 9 लाख तक का है, कुछ बच्चों का 4 से 6 लाख तक का है। एडमिशन लेने के बाद उसने निगोशिएट किया विदाउट एनी कंसल्टेंट, ये बात आप लोग भी पता होगा, कुछ इशारों में तो पता होगा ही होगा। किस कॉलेज में बच्चे गए, ठीक ठाक रेपुटेड कॉलेज में गए हैं। तो जब कॉलेज बच्चे के डायरेक्ट अलॉटमेंट के बावजूद भी अगर स्कॉलरशिप दे रहा है, तो फिर स्कॉलरशिप के नाम पे प्री बुकिंग क्यों? ये तो सवाल बहुत
बड़ा है ना, कि हम डायरेक्ट एमएससी में जाके अप्लाई कर रहे हैं और मेरा एडमिशन, मुझे कॉलेज से जब निगोशिएट कर रहा हूं तो कॉलेज मुझे स्कॉलरशिप के नाम पे दे दे रहा है पैसा, और ठीक ठाक पैसा दे दे रहा है। क्यों दे दे रहा है? तो प्रकाश भाई भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, सुदीप भाई भी समझ रहे हैं। तो ये चीज है। दूसरा चीज, कॉलेज किस आधार पे, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूं, ये बच्चे भी समझ पाए, किस आधार पे प्रोविजनल, आप बोले कि लेटर कॉलेज इशू कर रहा है, उसके पीछे वजह है कि जब तक वो लेटर और बैंक अकाउंट नहीं देगा तब तक इंडिया बैंक से बच्चे उसके अकाउंट में पैसे नहीं भेज सकते हैं। उन बच्चों के लिए तो ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं कि नेपाल से पैसे, इंडिया से पैसे नेपाल भेजे गए हैं और वहां से पैसे निकाल के वहां डिपॉजिट किए गए हैं। वो बच्चे तो और बुरी तरीके से फंसेंगे जिस दिन उनका एडमिशन नहीं हुआ उस दिन। यहां तक तो चलिए राहत है कि कॉलेज के लेटर हेड के बिहाफ पे बैंक से बैंक ट्रांसफर किए तो कुछ आपके पास प्रूफ है कि मैं भाई दिया हूं 4 लाख 5 लाख, तो ये गलत है। तीसरा जो सबसे मेन चीज है, कंसल्टेंट के हाथ में, कंसल्टेंट वर्सेस एमएससी है या प्राइवेट कॉलेज वर्सेस एमएससी है नेपाल में। एमएससी क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इतनी सारी चीजों को प्राइवेट कॉलेजेस में जो चल रहे हैं? प्राइवेट कॉलेज भी बहुत ऐसे कॉलेज हैं जो आप लोग जानते हैं जो 75 से नीचे नहीं किया, उसका भी सीट भरता है। 75,000 से एक भी पैसे नीचे नहीं लेता, लेकिन सीट उनका फुल होता है। ऐसा क्या हो गया कि लॉलीपॉप थमाने की जरूरत पड़ी झूठ बोल के कि हमको 50 में दे देंगे, तुमको 45 में दे देंगे, तुमको 40 में दे देंगे, जबकि गवर्नमेंट ने तय किया है कि आपको $75,000 लेने। ये भी राइट है, कॉलेज के पास ये राइट है कि वो कम ज्यादा कर सकता है फी। मिनिमम स्टैंडर्ड कुछ है फी का कि ये कॉलेज मिनिमम यहां तक ले सकता है नेपाल में। सुदीप भाई, क्या मिनिमम फी लेने का कोई रूल्स है नेपाल में कि कॉलेज कितना मिनिमम फी? मेरे लिए क्वेश्चन है या प्रकाश सर के लिए है? थोड़ा उनको भी दीजिए बात करने के लिए, प्रकाश, हम लोग चांस ही नहीं दे रहे। मैं तो दोनों का नाम बोल रहा हूं, फिर प्रकाश जब नहीं बोल रहे हैं तब फिर मैं आपके तरफ हो जा रहा हूं। प्रकाश, क्या है रूल्स? क्यों कॉलेज कम ज्यादा कर देता है? कैसा हम रूल देंगे सर, एंड ऑफ द कंक्लूजन में देंगे सर। अच्छा कल, अच्छा ठीक है, तो बोलिए सुदीप। ठीक क्या है, है? चलिए, तो मेरा चांस आएगा तो बोल हाँ, दीजिएगा। आप ही का चांस, आप ही का चांस। नहीं, ऐसा रूल तो एज पर गवर्नमेंट तो रूल नहीं है, पर कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू में कॉलेज अपने प्राइवेट कॉलेज के रूल्स है कि वो लोग कर सकते हैं। तो अब फाइनल, देखिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। हम लोग एक ही जहाज में सफर करते हैं, ठीक है। कभी कोई 2,000 रुपए में टिकट लेता है, कोई 5,000 में लेता है, 10,000 रुपए लेता है ना। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कैप नहीं लगा रखा रहता है कि ये 2,000 में भी लेगा, 5,000 में भी लेगा, 10,000। आप किस टाइम में बुकिंग कर रहे हैं एडमिशन? आप त्रिवेदी भैया पहले ही बोले और अभी भैया पहले ही बोले, नेपाल और इंडिया एक ही समान, एक ही पैसे के रेंज में चलता है। जैसे आपके इंडिया में भी है, कॉलेज का मैनेजमेंट फी होते हुए भी फी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फॉरेन एडमिशन का भी फी स्ट्रक्चर है। नेपाली बच्चे के लिए फिक्स फी है, आउटसाइड वैली बिफोर और इनसाइड वैली, मीन्स काठमांडू के अंदर और काठमांडू के बाहर। ये फॉरेन स्टूडेंट का एक कॉलेज के पास राइट है कि वो फ्री में भी पढ़ा सकता है या आपको वो कम करके भी दे सकता है, हाँ, बट ज्यादा नहीं ले सकता। जो कैप लगा हुआ है $75,000 का, वो 75,000 से ऊपर नहीं लग सकता। तो वही आप समझना पड़ेगा बच्चे को कि हम एक ही जहाज में सफर कर रहे हैं, किस दिन आप बुकिंग कर रहे हैं, वही बुकिंग का यहाँ पे रोल है कि अगर आप बुकिंग किस टाइम पे कर रहे हैं, उस टिकट का प्राइस क्या है, उसी हिसाब से एडमिशन का प्राइस क्या है, उस दिन का पैकेज क्या है और कॉलेज के साथ क्या आपका निगोशिएट हो रहा है। सिंपल सा, एकदम सिंपल। कोई पेरेंट्स जो एक रहते हैं आम सवाल में, वो क्या ये निगोशिएट करने के लिए, सुदीप भाई इसको भी क्लियर कर दे दीजिए कि अगर मैं, कोई पेरेंट्स है जो आपने बोले कि कॉलेज कोई भी फी निगोशिएट कर एग्जैक्टली फ्री में भी पढ़ा सकता है, तो क्या ये निगोशिएट करने के लिए पेरेंट्स डायरेक्ट कॉलेज से जाके निगोशिएट कर सकता है कि उसको निगोशिएशन के लिए भी कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी? विदाउट कंसल्टेंट भी कर सकता है क्या निगोशिएशन? सर कोई कंसल्टेंसी का कहीं जरूरत नहीं होता है। किसी भी कंट्री में, किसी भी एडमिशन कॉलेज में कंसल्टेंसी का जरूरत ही नहीं है। कंसल्टेंसी हम लोग क्या है, अवेयरनेस लेके आते हैं। हम लोग का काम है अवेयर करना
बच्चे को, जो बच्चे अब इतने दूर इंडिया से यहाँ आएंगे और उनको कहाँ रहना, कैसे रहेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, अवेयरनेस कर रहे हैं। कंसल्टेंसी का काम एडमिशन कराना नहीं है, काउंसलिंग करना है, अवेयरनेस लाना है। हम लोग ये काम करते हैं। वो चाइना में हो या इजिप्ट में हो या रशिया में हो, कंसल्टेंट एडमिशन नहीं कराते हैं। उसका एक प्रोटोकॉल है। इजिप्ट में भी कंट्री, उसके एम्बेसी ने एक निकाल के रखा है कि इस टाइम में आप करिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक थोड़ा सा आसान वे से थोड़ा सा कर रहे हैं, जिससे थोड़ा कम से कम तकलीफ आए, मुझे जहां तक लगता है। नहीं, इसमें तो आप बिल्कुल सही है। यहाँ पे चौबे जी, यहाँ पे जो इन्होंने कहा ना, कंसल्टेंट फर्म, कोई भी किसी भी कंट्री का जो कंसल्टेंट फर्म है, वो सिर्फ आपको फैसिलिटेट करता है, सर्विस प्रदाता है। वो सर्विस देता है कि आपको अनावश्यक परेशानी ना हो। कोई मान लो गोरखपुर का आदमी, उसको काठमांडू जाना ना पड़े, वो घर बैठे बैठे उसे सेवाएं मिल गई, उसके बच्चे का एडमिशन हो गया। इसके एवज में वो कंसल्टेंसी फीस चार्ज करते हैं, जिसके लिए भारत सरकार टैक्स लेती है, जीएसटी भी लेती है। सवाल ये नहीं है, जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या हमारे बच्चे नेपाल के कॉलेजेस में पढ़ने के बाद इंडियन लॉ को फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं, मूलभूत सवाल यही है। और हमें विषय से विषयांतर नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ ये, हमारा काम अगर अवेयरनेस का है, अगर हमारा काम ये है कि हम बच्चों को या पेरेंट्स को, जहां की हर पेरेंट वकील नहीं है, ये हमारे एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन की भी बहुत बड़ी कमजोरी है। भारत की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, जिसके अंतर्गत एनएमसी आती है, इसके जो अफसर हैं, तो अफसरों की तो बात छोड़िए, जो हमारे नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें भी इस बात पे अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि कहां हम जाएं, कहां हम न जाएं। इसके लिए राजनीति बहुत होती है, कानून रोज बनाए जाते हैं, बिगाड़े जाते हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल अभी जो खेल खेल रहा है 18 नवंबर 2021 के बाद, वो भारत के छात्रों को सिर्फ फुटबॉल खेला जा रहा है कि तुम इस पोस्ट से उस पोस्ट, उस पोस्ट से उस पोस्ट। कुछ भी कानून क्लियर नहीं है, कहीं कोई जवाब नहीं आ रहा है। आज आप नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया को कोई भी आरटीआई कीजिए, कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलेगा। आप किसी भी एम्बेसी में कोई भी अपना आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन का उपयोग करके 10 रुपए जमा करते हैं, आपको सही जवाब नहीं आता। आज सिचुएशन ये है फॉरेन एजुकेशन का कि कोई उसका माँ बाप नहीं है। अब भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी क्या चाहते हैं, या हमारी भारत एनएमसी क्या चाहती है, ये कोई नहीं जानता। ये बस मुख्य कानून छा, नेपाल में एक कहावत कहा जाता है कि मुख्य कानून छा। तो अभी एनएमसी का भी जो बर्ताव है भारतीय छात्रों के प्रति, उन छात्रों के प्रति जो 75 लाख 1 करोड़ देके भारत के प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन में नहीं सक्षम हो सकते हैं, उन्हें भी सपने हैं कि हम डॉक्टर बने। तो अब ये कह रहे हैं कि आप विदेश जाएं तो वहीं के होकर रह जाएं, आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। अब जागृति हमें यह फैलानी है, बच्चों को यह बताना चाहिए, अभिभावकों को यह बताना चाहिए कि रियल कानून है क्या। क्या आपका बच्चा जिस भी देश में जा रहा है, क्या वो वहां का लाइसेंस लेने के अधिकारी है? क्या वो देश उसे उस देश का लाइसेंस दे रहा है या देगा? और देगा तो कितने लोगों को देगा? अगर हिंदुस्तान से 500 छात्र नेपाल में या बांग्लादेश में या कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान में जा रहे हैं, तो क्या 500 गुने 5 साल तो 2500 बच्चे, एक चेन चलेगा ये 2500 बच्चों का। तो हर साल क्या 500 बच्चों को दूसरे मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो अपने बच्चों का अधिकार छीन के इनको प्रैक्टिस टू लाइसेंस देगी? और अगर वो नहीं देगी तो क्या भारत में उनको एक्सेप्ट किया जाएगा? तो भारत सरकार, सवाल यहां ये है कि भारत सरकार चाहती क्या है? कि हमारा ब्रेन ड्रेन हो जाए, हमारे बच्चे कहीं के न रह जाएं। और आज के इस माहौल में एनएमसी के साथ साथ हम भी उतने ही उत्तरदायी हैं।
तो ये बड़ा सुलगता सा सवाल है। आज भारत सरकार के पास मुश्किल से 50,000 सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उनमें रिजर्वेशन है। तो कुल मिला के संकट की स्थिति तो बहुत है। आपने अभी नेपाल की बात करी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी। दीपेंद्र चौबे जी, आप एक प्रसिद्ध आदमी है भारत के, रवि कौल साहब भी बहुत प्रसिद्ध आदमी है। सबों ने भारत के मेडिकल कॉलेजेस की दुर्दशा भी देख रखी है। क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं कि क्या भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कितने % है जिसमें की शिक्षा प्राप्त की जा सकती है? क्या भारत के जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनमें क्लिनिकल के टीचर्स हैं? और नहीं है तो क्या दीवार से पढ़ेंगे बच्चे या यूट्यूब से पढ़ेंगे बच्चे? और फिर आज एक बहुत ही सुलगता सवाल है, जो भारत के जो डॉक्टर्स का जो एसोसिएशन है, उसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से ये सवाल पूछा है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ना तो टीचर है, खास करके क्लिनिकल के, मेडिकल में 19 बिल्डिंग तो बना दिएगा, ओपीडी नहीं है, पेशेंट नहीं है, हमारे बच्चे प्रैक्टिकल्स नहीं कर पा रहे हैं, और अब आप एग्जिट ला रहे, नेक्स्ट वन लाओ, पास करो। ये तमाशा हो रहा है क्या मेडिकल शिक्षा में? क्या भारत सरकार ये चाहती है कि बच्चे डर जाए और बिना लड़े ही हार जाए? आज बड़े दुख के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के 70%, मोर देन 70% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हाल पे रो रहे हैं। ना तो वहां क्लिनिकल के टीचर हैं, ना ही ओपीडी में पेशेंट है। होगा हमारे छात्रों का, हमारे पेशेंट्स का क्या हालत होने जा रहा है? उनके दुकान के बगल में कफन की दुकान खोली जाए तो वो ज्यादा चलेगी। रवि भी ये क्या कौन सा मेडिकल का सिस्टम बनाया जा रहा है? रवि क्या नक्कर खाने में तूती की आवाज है, वहां सभी अफसर बैठे। बिल्कुल। हाँ, रवि सर क्या त्रिवेदी जी बहुत सही जा रहे हैं। बिल्कुल। आप सबसे पहला सवाल कि नेपाल में जो जा रहे हैं उनका वापस आके क्या होगा? हाँ, वही पूछ रहा हूँ। और ये जो कह रहे हैं इंडियन मेडिकल कॉलेज का, इंडियन मेडिकल कॉलेज के पास मान लीजिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वो लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी वगैरह ये नहीं करवा सकते हैं। प्रॉब्लम है वो प्राइवेट है, और उनका जो पेशेंट इन्फो है जितना भी है, वो पेशेंट को हमारे स्टूडेंट के हवाले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी मनी मेकिंग मशीन है। वो इंश्योरेंस का पेशेंट या करोड़पति है, प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे वाला जाता है, तो किसी पैसे वाले पेशेंट को स्टूडेंट के हवाले नहीं कर सकते, जहां तक मेरा मानना है। इंडियन प्राइवेट कॉलेज में सबसे बड़ी समस्या यही है। आप देखेंगे पूरे इंडिया में, कश्मीर से कन्याकुमारी, इधर कौन सी जगह है और इधर गुजरात, सब जगह जाओ, हर जगह आप देखोगे डॉक्टर का बोर्ड बड़ा बड़ा, डॉक्टर XYZ MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज XYZ जगह। कोई गांव का भी होगा ना, वो लिखा होगा। प्राइवेट कॉलेज का नाम अपनी डिग्री के साथ कोई नहीं लिखता। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए वो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। ये एक हेल्थ सेक्रेटरी रिटायर हो गई थी, उन्होंने टीवी पे इंटरव्यू भी किया था इस प्रॉब्लम के बारे में। तो आज के पॉडकास्ट में आपने देखा कि नेपाल के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो डॉक्यूमेंट्स के अभाव में आज उस पर चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन आने वाले समय में मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, और उस चर्चा के बाद आपको एक क्लियर हो जाएगा कि नेपाल में लाइसेंस टू प्रैक्टिस है या नहीं है। आज की इस चर्चा में हम लोगों ने बहुत सारी बातों को कवर करने का कोशिश किया, जिसमें आपका रिजर्वेशन अमाउंट जो बुकिंग था उस पर किया, नेपाल का जो मेडिकल कॉलेज का इंफ्रा है या क्वालिटी एजुकेशन है उस पर हम लोगों ने बात किया। क्या वहां पे बच्चे जाके डिस्काउंट ले सकते हैं या कंसल्टेंट के थ्रू ही डिस्काउंट मिलेगा, उस पर भी आपने सभी एक्सपर्टों का राय सुना। सबसे बड़ी चीज, इस पूरी की पूरी जो पॉडकास्ट है, इसको अगर 2 लाइन में समराइज करने की कोशिश किया जाए तो अगर आप नेपाल में पढ़ना
चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, आप कीजिए, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेपाल में अच्छे कॉलेज भी हैं, बुरे कॉलेज भी हैं, ये तय करना आपकी जिम्मेवारी है। किसी कंसल्टेंट के कहने पे, किसी एजेंट या किसी ब्रोकर के कहने पे आप एडमिशन से पहले प्री बुकिंग, मेरा राय है कि कृपया नहीं दें। आपका एडमिशन वहां एमएससी के थ्रू होता है। अगर आपको किसी प्रकार के एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस में या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है, उसके लिए आप अपना कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं। कंसल्टेंट आपसे अपना सर्विस चार्ज ले सकता है और आपको खुशी खुशी उसके सर्विस चार्जेस दे देनी चाहिए। लेकिन इन 4-5 चीजों से नेपाल एडमिशन में आप थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए। प्री बुकिंग से एडमिशन कंफर्मेशन नहीं होता है। लाइसेंस वाली बात पे हम लोग क्लियर करेंगे कि लाइसेंस है कि नहीं है। अभी तक के हिसाब से अगर अभी मेरे पास जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है 4 दिसंबर 2021 के, उसके हिसाब से जो नेपाल मेडिकल काउंसिल ने रिप्लाई किया, उसके हिसाब से फॉरेन नेशनल को अलाउ नहीं किया गया वहां पे बैठने के लिए। जो एक्सपर्ट थे उनका कहना था कि उसके बाद भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो हम लोग के पास नहीं है। वो जैसे हमारे पास अवेलेबल होंगे हम उसके ऊपर भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन आप एडमिशन से पहले प्री बुकिंग से बचिए। किसी स्कॉलरशिप के नाम पे या एडमिशन कंफर्मेशन के नाम पे आपका वहां नेपाल में एडमिशन एमईसी करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल एजुकेशन कमीशन। वो आपको डेट निकालता है, उसका वेबसाइट विजिट करते रहिए। और इस तरीके से फ्रॉड से, चीटिंग से, जो मार्केट में 100 तरह के लोग आपको नेपाल के बारे में एमबीबीएस के प्रमोशन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, कोई 30 लाख में, कोई 25 लाख में, कोई 35 लाख में, कोई 40 लाख में, कोई बोलता है 30% डिस्काउंट। इन सबसे बचिए, ये सब बहुत बड़ा स्कैम है। ये बहकावा है, इस समय मत पढ़िए। नेपाल में पढ़ना है तो कुछ अपने से भी मेहनत कीजिए। आपके बगल में है, आपको पासपोर्ट नहीं लगता है, वीजा नहीं लगता है, आप जाके घूम सकते हैं, उस कॉलेज को विजिट कर सकते हैं, वहां के जो प्रीवियस स्टूडेंट है उनसे बात कर सकते हैं, जो सीनियर बच्चे हैं उनसे बात कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे एडमिशन वहां लेना चाहिए। और अगर के साथ साथ सबसे बड़ी सवाल ये भी है कि क्या नेपाल का मेडिकल एजुकेशन इंडिया के एनएमसी के रूल्स पे कितना खरा उतरता है, इसको भी जांच लीजिए, परख लीजिए, फिर जाइए, फिर एडमिशन लीजिए। आपने सुना, आपके पेशेंस के लिए थैंक यू।